बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक अच्छा दिन, लेकिन एक बार वापस करें दिखाएंगे प्लीज़ ज़रा। और देखिए जिस तरीके का क्रूड का समीकरण बैठ रहा है ना, 108.6 पर आ गया वैसे, और डॉलर रुपये कभी भी 95 हो सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। क्यूज़ ख़राब हो रहे हैं, लेकिन आज का मार्केट का एक्शन अच्छा, ज़रा एक बार लेकर आइए। देखिए निफ्टी में हायर लेवल से ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग आई है, बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी आईटी की तो खैर रैली जो है वो आज सुबह से लग रही थी कि स्ट्रांग है, लेकिन टिकना मुश्किल है इस रैली का। मिड और स्मॉल कैप यहाँ पर हल्के से डिक्लाइन है। श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे अच्छी चीज़ आज फ्राइडे है, तो फाइनली एक वीकेंड आ रहा है और एक अच्छी खबर आ रही है मॉनसून फ्रंट पर। देखते हैं इसका कितना इम्पैक्ट होगा, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेज उठापटक। ऊपरी लेवल से निफ्टी हल्का होकर 23,700 के करीब आया। इन्फोसिस, भारती, HDFC बैंक और ICICI बैंक ने भरा जोश, लेकिन लाल निशान में बैंक निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अंडर परफॉर्मेंस। इंडिया विक्स 2% फिसला। आज के बिग स्टॉक्स और 4GB पड़े सटीक। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से HPCL, BPCL और IOC में करीब 3% का दबाव। साथ ही वोल्टास 2% फिसला। उधर मजबूत चार्ज के दम पर MCX रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचा। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद IT शेयरों में आज अच्छा पुल बैक। करीब 2% चढ़ा निफ्टी IT इंडेक्स। 2% ज़्यादा चले टेक महिंद्रा और टाटा एलेक्सी। वहीं FMCG में भी 1% ज़्यादा की बढ़त, लेकिन डिफेंस में आज मुनाफा वसूली। करीब 2% फिसला इंडेक्स। साथ ही रियल्टी, मेटल्स और ऑयल एंड गैस भी कमज़ोर। चौथी तिमाही के अच्छे नतीजों से टाटा मोटर्स PV ने पकड़ी रफ्तार। शेयर 7% ज्यादा चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही स्पिरिट्स में भी करीब 5% ज्यादा का उछाल। शेयर बना हीरो ऑफ द डे। वहीं नतीजों के बाद मुथूट में करीब 6% ज्यादा की तेज गिरावट, बना वायदा का टॉप लूजर। और कल आएंगे निफ्टी की कंपनी पावर ग्रिड के तिमाही नतीजे। कंपनी के रेवेन्यू में 12% तो एबिडा में 18% की बढ़ोतरी संभव। साथ ही वोडाफोन, डिलीवरी और ऊनो मिंडा के रिजल्ट्स पर भी रहेगी बाजार की नज़र। रिजल्ट से ज़्यादा वोडाफोन के फंड जुटाने वाले फैक्टर पर होगा बाजार का फोकस। और समय से 5 दिन पहले केरलम पहुंचेगा मानसून। 26 मई को देगा दस्तक। आमतौर पर 1 जून को केरलम पहुंचता है दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए निफ्टी का इस हफ्ते का चार्ट रख दीजिए एक बार, और देखिए आज का चार्ट। और आज का चार्ट काफ़ी ब्यूटीफुल है, कुछ देर में बताऊंगा क्यों। लेकिन अब आते हैं इस हफ्ते के चार्ट पर। देखिए आज इस हफ्ते का लो था 23,262। शुरुआत काफ़ी जब हमने की थी तो काफ़ी अच्छी थी। एक ट्यूसडे तक 2 दिनों में बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन लो से अच्छी रिकवरी आई है। करीब करीब मोटा मोटी 450 पॉइंट के करीब की रिकवरी आई है। परसों के लो से अगर आप देखेंगे तो परसों के लो से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 250-450 पॉइंट की रिकवरी आई है। और ये सारी की सारी रैली जो है ना, ये रिकवरी जो है, मुझे एक पिक्चर की याद दिलाती है, द शॉशैंक रिडेम्पशन। क्योंकि ये एक होप ट्रेड है, जिसे कहते हैं ना, होप, उम्मीद। अब वो उम्मीद, होप, जो मर्जी कह लें, उसको देखने के अलग अलग नज़रिए हैं। जो पेसिमिस्टिक इंसान है वो कहता है कि बहुत डेंजरस चीज़ है। जो ऑप्टिमिस्टिक इंसान है वो कहता है बहुत अच्छी चीज़ है। होप क्या है, उम्मीद क्या है कि FII टैक्सेशन को लेकर बाज़ार में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और होपफुली एक होप ये भी है कि RBI की तरफ से भी FII बॉन्ड्स पर लेकर कुछ आ सकता है। ये और नॉर्मली ऐसी चीज़ें वीकेंड पे आती हैं, फ्राइडे शाम को नॉर्मली ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ये एक मार्केट की होप है। यही कारण है श्रेया कि देखिए अगर आप देखें बाकी मार्केट में कोई क्यों नहीं सुधरा है। इनफैक्ट अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मार्केट के क्यूज़ ख़राब ही हुए हैं। एक बार ब्रेंट क्रूड लेकर आइए, हम 109 के करीब आ गए हैं। 108 तो क्रॉस हो गया है, 108.78, मतलब ऑलमोस्ट 109 पर हैं हम ब्रेंट क्रूड पर। ये तो 3 रुपये की पूरी प्राइस हाइक आज ही स्वाहा हो गई है ना, जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड भागा है। और डॉलर रुपी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब ठीक है 96 नहीं जा रहा है, जितनी बार 96 के करीब जा रहा है वहाँ से रिकवरी आ रही है, लेकिन
इनहेरेंटली वीक है ये, और मान के चलेंगे कि अगर कोई बड़े स्टेप्स नहीं आएंगे तो हम जा रहे हैं 100 की तरफ, है ना। अब इसमें कोई इफ्स एंड बट्स बचे नहीं है जिस तरीके से डॉलर रुपये कमज़ोर हुआ है। एक और चीज़, रिलायंस का चार्ट लेकर आइए, ओवरसोल्ड ना, आ गया रिलायंस, देखिए ये और नीचे आ गया, कर लीजिए ओवरसोल्ड 2% और नीचे। एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए रिलायंस का और देखिए किस तरीके से रिलायंस में गिरावट आई है, करीब 7% के करीब। तो इस हफ्ते मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रेशर रिलायंस ने डाला है, करीब 7% के करीब रिलायंस गिरा है। हाँ, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी आई आज लोअर लेवल से। अगर आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स सुबह एक बार के लिए ऐसा लगा कि वो सेल ऑन रैली हो गया, सेल ऑन न्यूज़ हो गया उनमें, लेकिन फिर सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आई और सारे के सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे गैप अप एक सेलिंग आई, लोअर लेवल से बाइंग आ गई। तो ये एक क्लियरली यहाँ पर एक इम्पैक्ट है। और मेरे ख्याल से एक सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक रहा है भारती एयरटेल। 2 दिनों में देखिए क्या ज़बरदस्त इसने कमाल किया है। कल हमने एक बोल्ड पॉजिटिव व्यू लिया था भारती पर और 2 दिनों में देखिए 6-7% की रैली आ गई। क्रॉम्पटन एक और स्टॉक है जिस पर कल हमने एक बोल्ड व्यू लिया था और वहाँ पे कल रैली आई। आज भी अगर आप देखें तो क्रॉम्पटन का स्टॉक आपको डे हाई पर दिखाई देगा। तो खैर इस तरीके के इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी भी हैं, लेकिन निफ्टी पर देखते हैं मार्केट आगे यहाँ से क्या करेगा। राइट, इंडिविजुअल स्टॉक्स में मोमेंटम है और मार्केट मौके दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उतार चढ़ाव देखने को मिला हमें बाजार में आज। निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी उतार चढ़ाव। ब्रेथ आज थोड़ी ख़राब हुई मार्केट की, आप को ब्रेथ डिक्लाइंस की तरफ झुकते हुए नजर आएंगे। जो बढ़ने वाली संख्या है वो थोड़ी कम है, 1370 ही ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी, 1655 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है आज के सेशन में। सर, आपने कहा कि फंडामेंटल्स कमज़ोर है मार्केट के, वो साफ नज़र आ रहा है। ब्रेंट का आपने जिक्र किया 109 के आसपास हैं। डॉलर रुपये देखें आप, रुपये इतना कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट का? आज का सेशन क्या कह रहा है? उतार चढ़ाव वाला दिन, कल और परसों मार्केट बंद है, ऐसे में क्या अप्रोच होगी फिर और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए श्रेया, फर्स्ट ऑफ ऑल आज सुबह जो हमारी अप्रोच थी कि 23,600 के करीब बाय करें और 23,800 के करीब सेल करें। 8 सेल में 850 का स्टॉप लॉस और बाय में 450 का स्टॉप लॉस। दोनों तरफ की ट्रेड्स मार्केट ने दिए हैं आपको। यही मार्केट है, यही मार्केट है और कुछ नहीं है। पता क्या होता है, कई बार मेरे को ना वो फनी सी स्टोरी याद आती है। एक बार ना हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छा गाते थे वो, है ना, लेकिन गाना तो अच्छा गाते थे लेकिन थोड़े से नौटंकीबाज भी थे। तो क्या था ना, उनको एक बार हमने कहा कि यार चलो एक महफिल है, थोड़ा सा गाना गा रहे हैं, तुम्हारे गाना से अच्छा लगता है मुझे, तो थोड़ा गाना गा के सुनाओ। उन्होंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा ना गला में खिचखिच है, मज़ा नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आ रही है, अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा, तो गाना नहीं गा पाऊँगा। और ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो उसके बाद अगले दिन उनको किसी और महफिल में देखा गाना गाते हुए, तो उनसे पूछा कि भाई तुम तो कह रहे थे कि गला ख़राब है, फीलिंग नहीं आ रही है, गाना गा रहे हो। बोले नहीं, मैंने विक्स की गोली ले ली थी ना, खिचखिच दूर हो गई मेरी, तो मैंने गाना गा लिया। तो अभी मार्केट में क्या है ना, ऐसा ही है। अब हम हमारे साथ जो फाइनेंशियल कमेंटेटर्स होते हैं ना, खास तौर से एक अच्छी चीज़ पता क्या होती है, मार्केट जिस तरफ घूम जाए ना, हम उस तरफ का रीज़न ले आते हैं। मार्केट ऊपर आ जाए तो ओवरसोल्ड था, मार्केट नीचे आ जाए तो ये कारण आ गया। मैं बताऊँ, इवन कच्चा तेल है ना, उसको भी घुमा देते हैं। कभी वो तेज़ी का कारण बन जाता है, कभी मंदी का कारण बन जाता है कच्चा तेल। तो देखिए, लेकिन अब आते हैं सीरियस बातों पर, आज की बात पर। होप ट्रेड में कभी भी गिरावट का रिस्क रहता है। और एक चीज़, सपोज करिए वीकेंड पे कुछ ना आया तो, और अगर एक ब्रेंट को इसी तरीके से 109 110 पे रहा तो मंडे को बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है। अब अगर मैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट होता, मैं वीकेंड पे कुछ नहीं करता। मैं इस फ्राइडे शाम को अपना आराम से जाता, अपना वीकेंड एंजॉय करता और मंडे मॉर्निंग को देखता कोई न्यूज़ आई है या नहीं आई है। ब्लड प्रेशर बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। यही मेरी एडवाइस होगी जो मुझे सुनते हैं उनके लिए। खास तौर से बाज़ार फंडामेंटली काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि जो आपको करेंसी मार्केट बता रही है, हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, करेंसी मार्केट को देखिए, वो असलियत बताती है। इक्विटी मार्केट को तो क्या है, थोड़ा बहुत एक आध स्टॉक का कभी सपोर्ट मिल जाए इधर से उधर से, वो उधर से हो जाएगा। लेकिन अगर बाजार स्ट्रांग होता तो ₹95 पे आ चुका होता अब तक। ये अभी भी 96 के इतना करीब बना हुआ है और ब्रेंट क्रूड अभी भी 108 109 पे बना हुआ है। तो इस मार्केट में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट कर दें इस मार्केट को, अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन इस मार्केट में उम्मीद है इसलिए चल रहा है, लेकिन अभी कोई डेटा पॉइंट नहीं है जो उसको चला पाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। इंडेक्स में आज भी आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिले हैं और मैं एक चीज़ कहूँगा कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड
कल भी और आज भी दोनों दिन लेवल बेस्ड ट्रेड मोर और लेस वर्कआउट हुई है। देखिए कई बार ना 40-50 पॉइंट से लेवल रह जाता है, बट बाकी अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो जो अप्रोच थी उसने काम किया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे असली पैसा जो है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में बना है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको 4-5 एग्जांपल देता हूँ और मैं सिर्फ 1-2 दिन के एग्जांपल देता हूँ, आदिकाल में नहीं जाता हूँ। जैसे डिक्सन है, भारती है, सिप्ला है, क्रॉम्पटन है, ऐसे 4 एग्जांपल हैं। ये हमारे रिसेंट एग्जांपल्स हैं ना, जो लोगों को याद रहते हैं, है ना। 2018 में क्या बोला था मैंने या 2012 में क्या बोला था मुझे याद नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये अगर आप देखेंगे तो इन स्टॉक्स ने अच्छा काम किया है, ठीक है। अब आते हैं हम आज की अप्रोच पर। देखिए निफ्टी पर क्या अप्रोच रहेगी, 23,550 से 23,600 का आपका सपोर्ट है और करीब करीब 23,800, 850 थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहें 23,900 ये आपकी बेसिकली रेजिस्टेंस हो जाएगी। बैंक निफ्टी में 53,500 से 53,800 ये सबसे क्रूशल सपोर्ट रहेगा आपके लिए और 54,500 से 54,800 की रेजिस्टेंस रहेगी। चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा और क्या क्यूज मिल रहे हैं उन्हें। वीरू गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए अनुज, अगर कोई चीज़ स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो है बस फार्मा और हेल्थ केयर, क्योंकि आज इवन अगर आप देखिए मेटल्स भी कोलैप्स हुए हैं। मेरी बात करते करते निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स इज एट डे हाई। बट मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे ज़ायडस लाइफ से, जहाँ पे प्रॉमिसिंग OI एडिशन हैं, पुट राइटर्स के कन्विक्शन हैं। ज़ायडस लाइफ 1013 पे 1000 के कॉलेटर्स के जोन को पार करके ट्रेड कर रहा है। अक्टूबर 25 के स्विंग हाई को काट चुका है। उसके बाद जो स्विंग पेंडिंग है वो है 1059 का, जो कि करीब करीब यहाँ से 48 से 45 रुपए ऊपर है। OI रखिए प्लीज स्क्रीन पे इसका, और सारे एवरेजेस के ऊपर। और मोस्ट स्पेशली मेरे ख्याल से ये जो वीक है इसका, ये अगस्त 2024 के बाद अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग वीकली प्राइस परफॉर्मेंस है। लोडेड विद लॉन्ग 1.6% OI बिल्डअप हुआ, यहाँ पे स्टैट्स अच्छे हैं। दूसरा भी फार्मा बायोकॉन चर्चित स्टॉक है, आपने भी इसका आकलन किया था कल परसों में। स्टॉक डे हाई पर है, प्लस स्टॉक जो है वो 8 फरवरी 2021 के बाद यानी मल्टी ईयर यानी करीब 5 साल के स्विंग हाइस को बाइसेक्ट कर चुका है, वेल सपोर्टेड बाय अर्निंग्स। 9,70,000 पौने 3 लाख शेयर का बिल्डअप हुआ एंड मोस्ट स्पेशली 430 की जितनी नीचे स्ट्राइक्स हैं अनुज, उसमें अच्छा बिल्डअप है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, क्लासिकल रेंज का ब्रेकआउट है, राइजिंग चैनल भी अगर आप देखें ऊपर की तरफ बाइसेक्ट हो रही है। दो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स फार्मा। और एक बार लिखे आइएगा जरा प्लीज, एक बार मैक्स हेल्थ केयर आपकी स्क्रीन पे आएगा, करीब करीब 1055 पे, एक इस पे नजर रखिएगा। ये भाव मैक्स हेल्थ केयर का 1055 एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है ना, और ये अब उस जोन को बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो करीब 1.25 लाख शेयर का बिल्डअप है, नजर रखिए हेल्थ केयर और फार्मा। इसके बाहर जाने का मेरा अगर आप देखें कोई मुझे कन्विक्शन नहीं मिला अनुज, तो इसीलिए फार्मा पे रहूंगा। अनुज मेरा सवाल इसी पे केंद्रित रहेगा, मैं पूरे लगभग पिछले 2 घंटे से स्टैट्स देख रहा हूँ। क्या यही वो थीम है जो आपको क्रूड से, ये आपको सिंकिंग रुपी से और कुछ हद तक इस मार्केट की टर्बुलेंस से बचा के रखेगी? बायोकॉन का आपने जिक्र किया था, आपने पोस्ट नंबर्स एनालिसिस किया था इसका। एक फार्मा अच्छी पॉकेट है इस वक्त, स्टेबल स्ट्रॉन्ग। बायोकॉन बिल्कुल, कल या परसों हमने जाइडस की बात की थी, सिप्ला की बात की थी। आई थिंक वीरू आपको याद होगा, उससे पहले डॉक्टर रेड्डीज पर पॉजिटिव व्यू लिया गया था इस चैनल पर। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने आपको बहुत मोटा पैसा बनाकर दिया है, और अगर आपने ढंग से उन स्टॉक्स को लेके अगर आपने उन्हें रखा तो देखिए वीरू, फार्मा में ना आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। फार्मा में एक तो डॉलर रुपये का तो एक इम्पैक्ट है ही, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट फार्मा में क्या है, मुझे लग रहा है कि फार्मा में मार्केट को अब एक सेंस बन रही है कि 3-4 साल के एक पोस्ट कोविड, आपको याद होगा एक बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद फार्मा स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट आई थी और काफ़ी साल तक फार्मा स्टॉक्स ने कुछ नए रिटर्न जनरेट करके दिए थे। और उसके बाद अब फाइनली मार्केट को लग रहा है कि वापस कुछ ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स कंपनियों के आ रहे हैं, और उस वजह से जैसे चाहे डॉक्टर रेड्डीज का सेमाग्लुटाइड हो, सिप्ला की जो यूएस की पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग लग रही है, जाइडस ने एक बड़ा एक्विजिशन किया है, डॉक्टर रेड्डीज ने एक बड़ा एक्विजिशन किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक सेंस बन रही है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है बड़ी वाली, और एक बड़ी वाली री रेटिंग की फार्मा स्टॉक्स तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि काफ़ी लोग अब ऑब्वियसली आईटी में पैसा नहीं डालना चाहते, वो आईटी वाला पैसा, आपने आज सुबह एक जोक भेजा था हमारे ग्रुप पर, हालांकि वो जोक था लेकिन वो असलियत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो आईटी वालों को आजकल कोई नहीं चाहता, तो इसके लिए सब जो जिसको आईटी में डालना है पैसा वो फार्मा में डाल रहा है, तो ये हो रहा है। तो इस वजह से फार्मा अच्छा खासा चल रहा है, तो ये मैं कहूँगा। चलिए अब श्रेया आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में।
जोक तो बहुत फनी था वैसे। अच्छा, आईटी पर बात हो ही रही है सर, इस पे ही मेरा सवाल है। ये आईटी जिस कदर आज चला है, ये काफ़ी गिर गया था पिछले 4 दिनों में, इसलिए चला या फिर और कोई वजह देख रहे हैं सर आप आईटी के चलने की? और कितनी टिकाऊ लग रही है रैली? हालांकि आज इंट्राडे में फिसला ऊपर इस तरह से, लेकिन कितनी टिकाऊ? चलिए देखिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अब हम तीनों आपस में हंसते रहे, ये फेयर नहीं है, तो क्या जोक था वो बता देते हैं उनको। तो जोक ये था कि एक न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड आया कि भाई रिश्ता चाहिए, और वो बोले कि डॉक्टर चलेगा, वो ये बिजनेसमैन चलेगा, अपना कुछ भी अच्छा खासा जॉब कर रहा हो, टीचर चलेगा, सब कुछ चलेगा, बोले बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना अप्लाई करें। तो वो बेसिकली जोक था। तो ये इस सिलसिले में बात हुई थी। तो खैर वो एक मतलब एक समय था हर कोई ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढता था, है ना, कि भाई मेरी बेटी की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हो जाए, वो उसके बाद उसको यूएस ले जाए, वहाँ पे सेटल हो जाए। तो वो एक इंडस्ट्री की उस समय डिमांड ऐसी थी। तो खैर डिमांड उल्टी हो गई। अभी रिवर्स चल रहा है। देखिए क्या है, फेजेस आते हैं श्रेया, ये सब खैर ऐसे। अब हो सकता है कि आईटी का भी अच्छा फेज आ जाए। ये जो आईटी की आज की रैली है, मुझे लगा थोड़ी सी एल्गो ट्रेड है। लगातार 52 वीक लो पे इंडेक्स है। मार्केट को एक इंडेक्स रीबैलेंसिंग के लिए भी कुछ चाहिए। क्रूड जिस तरीके से 109 पर आ गया, डॉलर रुपये जिस तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 106 पर आ गया, तो ये एक थोड़ा सा एक कई बार ऐसे होता है जब क्रूड एक नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली में आता है और डॉलर रुपये में जब इस तरीके का मूव आता है तो आईटी में रैली आती है। ये आईटी की पहली रैली नहीं है। अगर आप आईटी का 6 महीने का चार्ट देखेंगे, बीच बीच में आईटी में पावरफुल रैली आई है, पावरफुल रैली आई है बीच बीच में। वो सारी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन तो यही बात मैं आज भी कह रहा हूँ। अब हो सकता है आज की आज हो सकता है और 3-4 दिन लग जाएं, लेकिन होगी ये भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए सब फटाफट से रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रफ्तार के घोड़े स्टॉक में सबसे पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे, अच्छे नंबर्स आए और उसके बाद स्टॉक भागा। हालांकि जहाँ खुला वहीं हाई था, तो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा आपको इंटरडे में गेन नहीं बना होगा अनलेस आपने वो प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे लिया होगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स नतीजों के दम पर रफ्तार, प्लस यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर ये भी है कि आगे जाकर एक स्पेशल डिविडेंड आने की उम्मीद रहेगी। क्रॉम्पटन हमारा कल का बिग स्टॉक था, कल अच्छा चला, आज अच्छा चला, नंबर स्ट्रांग है और नंबर से ज़्यादा अब यहाँ पर एक अनार 100 बीमार वाली कहानी चल रही है। एक नो प्रमोटर वाली कंपनी है। कल हमने एक्सप्लेन किया था कि क्यों एक नो प्रमोटर की कंपनी, पहले इसके एक कंपनी का ऑलरेडी एक्विजिशन हो चुका है, अब इसके पीछे 3-4 लोग लगे इसको बाय करने के लिए, इस वजह से स्टॉक में ठीक ठाक रैली आनी चाहिए। अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक में सबसे पहले मुथूट, नतीजे अच्छे थे लेकिन सुबह हमने एक नज़रिया लिया था कि आज ये स्टॉक गिर सकता है और इसमें अगर आपने अब तक पैसा बनाया तो प्रॉफिट बुक करिए। हम सामने से नहीं बोलते हैं कि शॉर्ट भी करिए, लेकिन कई बार एक व्यू उस हिसाब से रहता है। गाइडेंस इतनी अच्छी नहीं थी और शेयर काफ़ी चल चुका था, इस वजह से। हिंदुस्तान जिंक दूसरा स्टॉक, चांदी की कीमतों में गिरावट आई, उसका एक असर देखने को मिला। और मेरे ख्याल से आज की जो हमारी सबसे बोल्ड कॉल थी वो थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, BPCL। देखिए हर जगह आपने सुना होगा कि अब बाय करिए इनको। मैंने व्यू लिया था कि जहाँ खुले वहीं पर चाहे तो सेल करें, क्योंकि प्राइस हाइक उतनी नहीं है जितनी की उम्मीद थी और इस प्राइस हाइक से कुछ नहीं होने वाला है इन कंपनियों का, इनके जो लॉसेस हो रहे हैं उस वजह से, और ये BPCL का एक मूव। चलिए श्रेया, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और उसके बाद कार्यक्रम समझ लेते हैं। जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं। मार्केट इन ग्रीन ही है अभी फिलहाल तो शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कौन से काउंटर्स में आज खरीदारी होती हुई नजर आई है? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, नतीजे अच्छे लगे बाजार को, ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश, तो 6% ऊपर है आज के सेशन में। टेक महिंद्रा, पूरा आईटी स्पेस अच्छा है, तो इन्फोसिस और टेक महिंद्रा ने भी जगह बनाई। 2.5% टेक महिंद्रा है ऊपर, इन्फोसिस भी लगभग 0.25% तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। साथ ही कोल इंडिया 2% ऊपर है आज तो। इसके अलावा अगर आप देखिए वायदा में, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके भी नतीजे काफ़ी अच्छे लगे बाजार को, 5% भाग गया। क्रॉम्पटन कल नतीजे आए थे, कल हमने डिस्कस किया था, आज भी चल रहा है 3.5%। पतंजलि फूड्स FMCG पैक में कुछ काउंटर्स चल रहे हैं तो 3% ये ऊपर है। और संवर्धना मदरसन यहाँ पर लगभग 3% के करीब करीब तेजी देखने को मिलेगी आपको। लेकिन बैकफुट पर कौन से स्टॉक्स? मेटल आज थोड़ा प्रेशर में है, तो हिंडाल्को 2.5% नीचे, रिलायंस दबाव बना रहा है जैसा कि चर्चा हो रही थी, तो 2% नीचे। ये टाटा स्टील पूरा मेटल पैक जैसा कि मैंने जिक्र किया 2% नीचे। और महिंद्रा एंड महिंद्रा टूटा है आज के सत्र में 1% के करीब। वायदा में देखिए मुथूट फाइनेंस, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आई, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये 6% नीचे है आज।
हैल टूट गया नतीजों के बाद 4% नीचे, हिंजिंक यहाँ पे 4.5% का डेंट, और बीपीसीएल पूरा ऑयल मार्केटिंग स्पेस ही टूटा हुआ नजर आएगा आपको 2.5% नीचे आज के सेशन में। आगे बढ़ते हैं और शो फ्लो समझाती हूँ क्या होगा आज शो में। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोदार जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हैं प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, अरुण कुमार मंत्री, पंकज रांधड़ और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर आशीष बताएंगे आपको कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी क्यों है। 2:25 पर नुपुर बताएंगी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल क्यों भागा। 2:30 बजे हैल पर बुल वर्सेस बेयर लेकर हाजिर होंगे आशीष और नुपुर। 2:40 पर अनन्या सिंह बताएंगे आपको कि मुथूट फाइनेंस में तेज गिरावट क्यों है। साथ ही 2:45 पर कल आने वाले नतीजों पर आशीष बताएंगे कैसे रहेंगे पावर ग्रिड, हैल की Q4 नतीजे, और नुपुर बताएंगे वोडाफोन आइडिया का Q4 अनुमान। साथ ही 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे इन्वेस्ट पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग। 3:10 पर अनुज से स्ट्रैटेजी, 3:15 पर होगा बीटी डीलिंग रूम चेक, साथ ही 3:20 पर बीटीएसटी एसटीबीटी, और आखिर में 3:25 पर नुपुर आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स क्या होंगे। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। काबा सर बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा शॉर्ट किंग की एक अपॉर्चुनिटी बनती है और स्टॉक का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पर करीब 4-5 दिन से गिरावट देख रहे हैं, डाउन मूव मिला, फिर पॉज, फिर एक डाउन मूव शुरू हुआ है। ट्रेड करें 265.50 के आसपास, टॉप लगाएंगे 267.50 का, ₹2 का, ज्यादा नहीं। डाउनसाइड टू अराउंड 260 पॉसिबल है, वीकनेस अपैरेंट है पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट शॉर्ट 265.50 पे। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा ऑन द शॉर्ट साइड, यूपीएल शॉर्ट करेंगे। यूपीएल में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लिया था 4 ट्रेडिंग सेशन पहले, और वहीं से ही डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और वहीं से रेजिस्टेंस भी ले रहा है अभी। मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। नीचे में मेरे टारगेट्स होंगे 600 पर और ऊपर में मेरा स्टॉप लॉस होगा 647। यूपीएल शॉर्ट है सोमिल जी की तरफ से, तो 2 ट्रेड्स अभी तक जो आए हैं वो शॉर्ट साइड के ही आए हैं। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी। गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए मदरसन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके रैली रिज्यूम हुई है। तो मदरसन में 125 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 140 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 130 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹4.40 पे ट्रेड हो रहा है। ₹2.60 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं और ₹10 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी सर, गुड आफ्टरनून। मेरा भी पिक मदरसन सुमी था, उसमें अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। इसके अलावा बॉश लिमिटेड में एक अच्छा मोमेंटम है, मुझे लग रहा है बॉश में भी यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। 37,700 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 37,410 के आसपास। 38,420 तक के टारगेट्स पोजिशनल बेसिस पे बॉश में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बॉश 37,720 पे आपका बाय कॉल है। पंकज गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्याम मैम एंड अनुज सर। सर जी, मेरा जो ट्रेड रहेगा यूनो मिंडा के फ्यूचर्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का बढ़िया कैंडिडेट यहाँ पर नजर आ रहा है। 1130-32 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ₹1115 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ₹1150 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब स्नेहा जी से बात करते हैं। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको। गुड आफ्टरनून। मुझे बायोकॉन अच्छा लग रहा है। तो बायोकॉन ने हाल ही में काफ़ी अच्छे नंबर्स अनाउंस किए हैं एंड इनकी दोनों ही बायो सिमिलर एंड जेनरिक सेगमेंट ने ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट किया है। जो बायो सिमिलर्स है वहाँ पे ऑफटेक काफ़ी इम्प्रूव हो गया अक्रॉस दी ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया एज वेल एज जो इमर्जिंग मार्केट्स है। तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आगे आने वाले साल में भी। और लार्जली जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कंपनी के लिए इस पॉइंट इन टाइम के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी जो केपेक्स फेज थी वो लार्जली अब बिहाइंड है। बहुत मेजर केपेक्स आगे आने वाले 2 साल के लिए नहीं है, दोनों ही बायो सिमिलर एंड जेनरिक सेगमेंट में। एंड इनकी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है काफ़ी रोबस्ट है एंड नियर टू कमर्शलाइजेशन स्टेज में है। तो न्यू प्रोडक्ट्स कमर्शलाइज होते हुए दिखाई देंगे FY 27 में, जो इनके अर्निंग्स ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे।
सो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए 20% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती कंपनी से। तो पॉजिटिव आउटलुक के साथ टारगेट प्राइस बन रहा है अराउंड 500 का। बायोकॉन लगातार चर्चा हुई है CNBC आवाज़ पर इसकी, और स्पॉटलाइट चार्ट जीपीटी वाले स्टॉक्स में इसको शुमार किया गया है। रखे रेडार पर, स्नेहा जी को पसंद आ रहा है। टेक्निकल कॉल, साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडिया हमने ले लिया। फटाफट से एक रिकैप, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए आप। पेट्रोनेट शॉर्ट है गावस्कर की तरफ से, 260 के नीचे की टारगेट है, 267.50 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। यूपीएल भी शॉर्ट है सोमल जी की तरफ से, यहाँ पर बिकवाली की राय, और नीचे की टारगेट है 600 और 647 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। इसके अलावा आप देखें तो मदरसन और बॉश पे जहाँ पे पॉजिटिव व्यू यानी कि बाई की कॉल, वही उनो मिंडा पर शॉर्ट है। तो मानस जी ने मदरसन चुना है, खरीदारी की राय है। अच्छा, ये पहले मानस जी का दिखा दीजिए। संवर्धना मदरसन 140 की टारगेट है, 125 का स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी की राय। अरुण जी ने बॉश चुना है, खरीदारी की राय यहाँ पर ऑब्वियसली, और उनकी भी पहली पसंद संवर्धना मदरसन ही थी। तो यहाँ पे टारगेट प्राइस जो है वो 38,420 के हैं, 37,410 का स्टॉप लॉस लगाना है। और पंकज जी ने उनो मिंटा बाई दिया है, सेल दिया है, एक बार रखेंगे स्क्रीन पर, ये भी बाई ही है। तो 1150 का टारगेट है और 1115 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में स्नेहा जी ने बायोकॉन चुना, यहाँ पे लंबी अवधि के नजरिए से काफ़ी पॉजिटिव नजरिया उनका, खरीदारी की राय। निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर, और साथ ही रखिएगा बैंक निफ्टी भी। और निफ्टी पे अब हम मात्र 16 अंक ऊपर रह गए। कभी भी लग रहा है सर ये बैंक निफ्टी के जैसे रेड में आ सकता है, क्योंकि गिरावट बढ़ रही है अब स्क्रीन पर। ब्रेथ भी काफ़ी ख़राब है, हंसी क्यों आ रही है आपको? और क्या करें श्रेया, मतलब ये देखिए क्या है कि एक ना इस मार्केट में हम, और मैं अपनी बात भी करता हूँ वैसे फ्रैंकली, क्योंकि ठीक है, आई एम श्योर कि इस तरीके की जो मार्केट होती है ना, इसमें हम खुश हो जाते हैं कि हमारे लेवल्स रिस्पेक्ट हो गए, मार्केट सही। जैसे आज सेल जोन था हमारा 25,750 से 25,800, 25,850 का स्टॉप लॉस। जिस समय वो रैली आ रही थी उस समय हिम्मत थी क्या किसी की सेल करने की? सिमिलरली जब मार्केट इस तरीके से कोलैप्स होता है तो उस समय किसी की हिम्मत होती है क्या? तो ये या तो आप एकदम डिसिप्लिन से काम करेंगे, नहीं मैं तो करूँगा इसी तरीके से, आ गया उस रैली वो मैं बस वहीं पे बेचूंगा, और आ गया नीचे मैं वहीं पे खरीदूंगा और उसके बाद स्टॉप लॉस लगा दूंगा। या तो आप उस तरीके से काम करें, वरना जो मेरा व्यू कुछ दिनों से रहा है, अगर आपने नोटिस किया हो, इंडेक्स पे मुझे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। इनफैक्ट पूरी मई सीरीज़ का व्यू भी यही था कि स्टॉक्स अच्छे चलेंगे, लेकिन इंडेक्स में आप एक पुट लेके बैठ जाएँ, क्योंकि एक रिस्क रहेगा। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर वीकेंड पे वो कुछ FI टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ नहीं आया और ये क्रूड वाकई में 109 वाला 110, और देखिए यूएस फ्यूचर्स भी अगर डाउन है, अगर वाकई में इस तरीके के समीकरण बैठे तो मंडे मॉर्निंग को 150-200 पॉइंट का गैप डाउन भी हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो इसके लिए बार बार व्यू यही है कि फंसे मत इस मार्केट में हायर लेवल पर, क्योंकि क्या है ना, देखिए असली पैसा लगता है, ट्रेडर्स का इन्वॉल्व होता है उसमें, है ना। हम तो कमेंटेटर्स हैं, हमारा काम तो उसको कमेंट करना है, लेकिन जो ट्रेड कर रहे हैं उनका तो पैसा लगा होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा हमको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करने की ज़रूरत है। चलिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर, क्योंकि शानदार गेंस हैं इसमें। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आज का सबसे क्लीन गेनर यूनाइटेड स्पिरिट्स ही है, 5% की तेज़ी है। हीरो ऑफ द डे आशीष समझते हैं कि क्यों भागा यूनाइटेड स्पिरिट्स। आशीष सर, बढ़िया नतीजे थे। अब आप सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ खास क्वार्टर नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आप देखें तो हिस्टोरिकली अब तक की सबसे बेस्ट यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन के लिहाज से देखने को मिला। अब आप चाहे एबिटा मार्जिन देखें या ग्रॉस मार्जिन, इनफैक्ट मल्टी क्वार्टर हाई पर है, 47.3% के ग्रॉस मार्जिन आए हैं, जो कि पिछले साल से 281 बेसिस पॉइंट ज़्यादा आपको देखने को मिले। लेकिन जो एक की पैरामीटर होता है ये लिकर कंपनीज के लिए कि वॉल्यूम ग्रोथ किस प्रकार की यहाँ पर आपको देखने को मिली, एक बार उसका डेटा मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो प्रेस्टीज एंड अबाव सेगमेंट, यानी जो प्रीमियम शराब होती है, उसमें तकरीबन 3% की डी ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आई। पॉपुलर में 16%, और टोटल में आप देखें तो तकरीबन 6%, 5.6% प्रिसाइज ये डी ग्रोथ के आंकड़े नोट कर लीजिएगा। अब खास बात इसमें ये भी देखने को मिल रही है कि डिसरप्शन था। दरअसल महाराष्ट्र मेड लिकर की जो पॉलिसी है इसके चलते यहाँ पर पूरे क्वार्टर का इम्पैक्ट है, तो थोड़े से नंबर्स आपको ढीले नजर आएंगे, लेकिन मैनेजमेंट का नज़रिया बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। वो बता रहे हैं कि मीडियम टर्म में जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की उन्होंने गाइडेंस दी थी ये आगे जाके बरकरार देखने को मिलेगी। और कर्नाटका की जो पॉलिसी आई है, लिकर पॉलिसी, ये बड़ी फेवरेबल है पूरी इंडस्ट्री के लिए,
तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी फायदा देखने को मिलेगा। और साथ में एक लॉन्ग टर्म का ट्रिगर ये भी है कि भारत सरकार का जो यूके एफटीए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूके सरकार के साथ, उसके चलते जो प्रीमियम ब्रांड्स है यहाँ पर इस बढ़त देखने को मिल सकती है। और अच्छे नतीजों के बाद देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कमेंट्री बढ़िया थी। कुछ टारगेट प्राइस और रेटिंग आपके सामने रख देता हूँ। और नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 1650, सीएलएसए होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 1238 और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1445 के टारगेट के लिए। ओके आशीष, शुक्रिया आपका यूएसएल पे अगर आप देखें ये पूरा का पूरे तथ्य रखने के लिए। स्नेहा, आपकी राय क्या है? आई मीन ऑन सीरियस नोट, आई मीन लिकर स्पेस ऐसा रहा है एंड स्पेशली फॉर दो स्टॉक्स जो कि कैश में हैं, जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दी है पूरे 25-26 में सो फार। रेडिको खैतान ने आज अपना ऑल टाइम हाई छुआ, उसके बाद हालांकि थोड़ा ट्रिम हो गया और यूएसएल के नंबर्स। आपका व्यू क्या है? आई मीन आप लोग का प्रेफर्ड स्टॉक क्या है इस वक्त एमएफएसएल में, लिकर स्पेस में? देखिए, लिकर स्पेस में हमारा प्रेफर्ड पिक रैडिको है, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है यूनाइटेड स्पिरिट्स से। एंड जैसा कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो महाराष्ट्र का जो हमने इम्पैक्ट देखा है लिकर पॉलिसी का, इसके रिजल्ट्स में रैडिको उससे समवॉट काफ़ी कुछ रेजिलेंट रहता है। तो प्रेफर्ड पिक तो रैडिको है, बट अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स की भी बात करें तो जैसे ग्रेजुअली इनकी प्रीमियम प्रोडक्ट्स के शेयर इंप्रूव होते जाएंगे ओवरऑल वॉल्यूम में, तो उसकी ऑपरेटिंग जो लेवरेज बेनिफिट है वो कंपनी को दिखाई देगी एंड जो इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हुई है। सो महाराष्ट्र पॉलिसी का नेगेटिव इम्पैक्ट होने के बावजूद कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हुई है इस क्वार्टर में, जिसके कारण नतीजे हमें बेटर देखने को मिले हैं। एंड अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में कर्नाटका की जो पॉलिसी है, होपफुली वो पॉलिसी शायद दूसरे स्टेट्स भी ग्रेजुअली अपनाए एंड उसका एक पॉजिटिव हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। प्लस केवल यूके ही नहीं बट बाकी भी जो एफटीएज इंडिया ने लास्ट ईयर क्लोज किए हैं, उनसे भी इन्हें एक बूस्ट मिलेगा ओवरऑल नंबर्स पे। स्लो एंड ग्रेजुअल रहेगा, बट डेफिनेटली जो लिकर इंडस्ट्री पे जो व्यू है वो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज यंग जनरेशन में जो अडेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। सो ये शॉर्ट टर्म अगर नॉइज को हम अवॉइड करें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव है। वैसे यंग जन थोड़ी और चीज़ में अडेप्टेबिलिटी अपनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन खैर स्टॉक में अच्छा मूव आ रहा है इस समय। मीनवाइल निफ्टी रेड में आ गया और मैं तो ये देख रहा था कि भाई अब निफ्टी रेड में आ गया तो अब क्या व्यू बनेगा, क्योंकि जो हाई पे तो सब बहुत उछल रहे होंगे, अरे वाह 23,840 आ गया, और 23,840 से 23,660 भी आ गया। तो खैर मीनवाइल बड़ी खबर है ये, महाराष्ट्र सरकार ने एटीएफ पर वैट 18% से घटाकर 7% किया है। देखिए ये लॉजिकल है और करना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा महाराष्ट्र एक बड़ी मार्केट है, मुंबई एयरपोर्ट है, नवी मुंबई एयरपोर्ट है, नागपुर एयरपोर्ट है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं महाराष्ट्र में, और जहाँ पर काफ़ी रिफ्यूलिंग होती है प्लेन्स की, तो उस हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक अब समय आ गया जब केंद्र सरकार ने ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी नील कर दी है पेट्रोल और डीजल पर, अब स्टेट्स को भी थोड़ा सा वैट घटाया जाए, क्योंकि वरना फिर मतलब पेट्रोल प्राइस डीजल प्राइस हाइक तो हो चुका है 3 रुपये का, अब थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री को भी अनवायबल नहीं बना सकते, और ख़ासतौर से एविएशन तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, तो वैट कम करना एक अच्छी चीज़ है, 18% से घटाकर 7% करना। मीनवाइल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी आ गया है 53,967 पर, और आज का लो था 53,773, तो सिर्फ 200 पॉइंट दूर रह गया वहाँ से। सोलार के नंबर्स आ रहे हैं, डिफेंस कंपनी है, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। प्राइमा फेसी 322 करोड़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट 548 करोड़ पर आया है, मार्जिन भी 27.1% है वर्सेस 24.9%, ये भी नंबर ठीक ठाक लग रहा है। इसके अलावा इनकम भी बढ़कर 2168 करोड़ से बढ़कर 3053 करोड़ पर आई है, तो एक काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर रहा है सोलार इंडस्ट्रीज़, तो नंबर सोलार इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी अच्छे आए हैं और स्टॉक जो है पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। एफएनओ का स्टॉक है, एबिटा 540 करोड़ से बढ़कर 826 करोड़ पर आया है। गाबा सर चार्ट देखिए एक बार सोलार इंडस्ट्रीज़ का, और कोई व्यूज़ पर? यस, सोलर इंडस्ट्रीज बाय मोड पर है, यहाँ पर वीकनेस नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है। एक्चुअली ट्रेड करा है 16,749, 16,400 का स्टॉप लगा के चले। ये 17,500 से 18,000 एक जोन है, 18,000 तक जा सकता है, उतनी क्षमता रखता है।
तो मतलब जस्ट बाय एंड होल्ड 18,000 पॉसिबल, और एक बार 18,000 चला गया तो फिर 20,000 कितना दूर है? वो विजन होना चाहिए 20,000 का, लेकिन 18,000 में थोड़ा प्रॉफिट बुक करे तो अच्छा रहेगा। सोलर इंडस्ट्रीज 18,000 में प्रॉफिट बुक करें। चलिए गाबा सर का फ्रेम ठीक करते हैं और शेयर कैश कॉल ले लेते हैं फिर। राइट गाबा सर, आपका फ्रेम ऐसा लग रहा है कि आपने जो कैमरा है वो आकाश में लगा दिया है, बहुत ऊपर से फ्रेम आ रहा है, लेकिन ठीक है कैश कॉल लेते हैं। तो गाबा सर, सोमिल जी और मानस जी से हम कैश कॉल लेंगे। गाबा सर आप फ्रेम ठीक कीजिए, तब तक मैं मानस जी के पास चलती हूँ। मानस जी बताइए, कैश में काउंटर पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए कैश में ग्रेफाइट में खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न्स देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। 760 का रेजिस्टेंस था ग्रेफाइट इंडिया के लिए, लेकिन आज ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपके रहेंगे 759 के और टारगेट रहेंगे 825 के। ओके चलिए, ये हो गई ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज मानस जी के पिक। सोमिल जी आपके पिक? मेरी पिक होगी भारती हेक्सा, और भारती हेक्सा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक हुई है आज के सेशन में। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छा मोमेंटम है, 3.5% ऊपर है ऑलरेडी। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1525 पर और टारगेट रहेगा 1650 पर। ओके, भारती हेक्साकॉम आपका बाय कॉल 1564 पे। प्रकाश सर आपकी कॉल रहेगी कैश में? मेरा ध्यान है किर्लोस्कर इंजीनियरिंग पर, ट्रेड करा है 1720 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 1650 का, 70 रुपए का, लेकिन टारगेट होना चाहिए 1900। तो फर्स्ट टारगेट 1800, फिर 1850, 1900। मैटर ऑफ टाइम, यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग गाबा सर को पसंद आ रहा है। तो कैश में हमने 3 काउंटर्स देखे, भारतीय हेक्साकॉम, नतीजे आए थे इसके कल, ग्रेफाइट इंडिया और किर्लोस्कर इंजीनियरिंग। ये अच्छा लग रहा है गाबा सर को। अच्छा, हमारे पैनल ने 3 काउंटर्स जो पिक किया, संवर्धना मदरसन, बॉश, उनो मिंडा, ऑटो एंसिलरी स्पेस से यहाँ पर व्यू लूंगी। अच्छा, उससे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी देख लेते हैं एक बार, फटाफट से लेकर आइए चार्ट स्क्रीन पर। और वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, नतीजे आए, नतीजे काफ़ी अच्छे लगे बाजार को, इसलिए 6% की तेज़ी यहाँ पर। लेकिन नतीजों में ऐसा क्या था जो शेयर 6% चल गया, ज़्यादा डिटेल में समझ लेते एक बार फिर से। नुपुर से नुपुर, गुड आफ्टरनून, और आज का हीरो ऑफ द डे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून श्रेया। या Q4 के जो नतीजे आए वो अनुमान से बेटर आते हुए दिखे हैं। स्पेशली जो डोमेस्टिक कारोबार है, घरेलू कारोबार जो है वो अनुमान से बेटर आपको नजर आएगा। हालांकि JLR का प्रदर्शन मिला जुला ही रहा अनुमान मुताबिक, और वहाँ पे जो वॉल्यूम्स में कटौती देखने को मिली है, जो कमज़ोर वॉल्यूम थी उसी की वजह से आय में भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन टोटल रेवेन्यू बेसिस पर देखें तो 7% की ग्रोथ आपको वहाँ पर नजर आएगी। करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास रेवेन्यू आते हुए दिखा। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो 32% की कमजोरी थी। मार्जिन में भी हल्का दबाव था, 10.7% के आसपास मार्जिन आते हुए दिखे। लेकिन Q4 में 3 रुपए का डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान किया, और 110 करोड़ का यहाँ पे करीबन वन टाइम गेन भी रहा, तो उसका भी एडजस्टमेंट आपको नजर आएगा। JLR जिसकी कमजोर रहा है ये क्वार्टर, 11% की कमजोरी आय में यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन इंडिया बिजनेस की बात करें तो यही जो है सबको पसंद आ रहा है। ब्रोकरेज का भी पॉजिटिव व्यू इसी कारोबार को लेकर आते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ यहाँ पर आय में आते हुए दिखे। मार्जिन में 150 बेसिस पॉइंट का सुधार दिखेगा, 9.4% के आसपास मार्जिन आते हुए दिखे। पीवी में ईवी की जो बिक्री रही है वहां पर भी एक बढ़त देखने को मिली, 37% की ग्रोथ वहां पर भी आती हुई नजर आया। मैनेजमेंट कमेंट्री पे नजर डाल लेते हैं। घरेलू पीवी बिजनेस जो है वहां पर डिमांड मजबूत है, और जो इंडस्ट्री की ग्रोथ एस्टिमेट लेके चल रहे हैं वो 10% की है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि 10% से बेटर इंडस्ट्री आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी टाटा मोटर्स। एक्सपोर्ट्स के कारोबार की भी ग्रोथ मजबूत है। FY27 में 2 नए मॉडल कंपनी लॉन्च करेगी और 4 अपग्रेड करेगी, यानी कि फेस लिफ्ट यहाँ पे आते हुए दिखेगा। FY27 में एक्सपोर्ट 70 से 100% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज व्यू देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको CLS नजर आएगा, हाईएस्ट टारगेट उन्हीं के। मैक्वेरी 367 का टारगेट, सिटी 330 और जेफरीज भी देखें तो 300 का लक्ष्य यहाँ पर देखते हुए दिखे। तो इंडिया कारोबार जो है वो ब्रोकरेजेस को पसंद आ रहा है। ओके, इंडिया कारोबार ब्रोकरेजेस को पसंद आ रहा है। शुक्रिया नुपुर, अच्छे मूव्स यहाँ पर आते हुए इस स्टॉक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, बाय द वे एक बार भारती हेक्साकॉम लेकर आइएगा जरा। भारती हेक्साकॉम का स्टॉक देखते हैं। कल इसे भी लिया था हमने ग्रीन में, तो याद होगा। अगेन इफ्स एंड बट्स की बहुत लोग बात कर रहे थे कि नंबर्स ऐसे हैं वैसे हैं। हमने पॉजिटिव भी रखा था भारती हेक्साकॉम पर कि पॉजिटिव स्टॉक आएगा।
पता चला मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि या ना हम CNBC आवाज़ पर क्यों नहीं इस तरीके की चीज़ चलाते हैं कि हमने कहा था हमने कहा था हमने कहा था। असल में मेरा मानना ये है कि हमारे व्यूअर्स देखते हैं, उन्हें पता है ना, और हम सही जाते हैं हम गलत जाते हैं, हमारा काम है सही जाना, और अगर हम उल्टा गलत पड़े तो फिर हमें उसको भी ओन अप करना चाहिए। अगर हम सही होने का क्रेडिट लेते हैं तो हमें गलत होने का भी डेबिट मिलना चाहिए, है ना। तो इसके लिए वो क्रेडिट और डेबिट जो है दोनों आपस में मिल जाते हो कि हम इतने स्टॉक्स की बात करते हैं दिन में। खैर एनीवे, एक खबर आ रही है क्रॉम्पटन कंज्यूमर पर, CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर है ये। और देखिए, हमने कल भी बात की थी कि एक एक्विजिशन कैंडिडेट है, क्योंकि इसमें कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है और बिजनेस अच्छा है, और ये एक मतलब बड़ा नाम है क्रॉम्पटन का। CG पावर मुरुगब्बा ग्रुप ने एक्वायर की थी। इसकी रेस में भी कई ग्रुप्स हैं, जो सुनने में आ रहा है AB ग्रुप सबसे आगे, आदित्य बिरला ग्रुप जो है ग्रासिम के उसमें सबसे आगे है। स्नेहा जी, क्रॉम्पटन कंज्यूमर कवरेज है क्या आपकी, और व्यू क्या है आपका स्टॉक पर? जी, कवरेज है क्रॉम्पटन के ऊपर, और क्रॉम्पटन के जो नतीजे आए थे उसके बाद व्यू काफ़ी पॉजिटिव टर्नआउट हुआ है। इनके इनफैक्ट सारे ही सेगमेंट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब ये जो आप न्यूज़ डिस्क्लोज कर रहे हैं, अगर ये कैंडिडेट है, टेको कैंडिडेट है, तो डेफिनेटली एक री रेटिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल भी अगर हम देखें तो इनकी जो पेन पॉइंट्स थे लास्ट फ्यू ईयर्स में, वो सब रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली बटरफ्लाई एक्विजिशन के बाद इन्होंने अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए बटरफ्लाई सेगमेंट में भी, तो वहाँ पे भी एक टर्न अराउंड दिखाई दिया है। तो मोरलेस सब सेगमेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ गई है। एंड FY 27 में इनफैक्ट 20% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जो लंबे समय के बाद इस कंपनी में दिखाई दे रही है। तो सभी फ्रंट में ये एक अच्छी कंपनी, मैंने व्यू इसमें पॉजिटिव बनता है। एंड अगर ये टेको कैंडिडेट है तो फिर स्टॉक में मोमेंटम नियर टर्म में दिखाई दे सकता है। चलिए, डिनाइल भी डाल दीजिए कंपनी का, क्योंकि डिनाइल भी आ रहा है इसका कंपनी का। तो ये बात होगी क्रॉम्पटन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं। सबसे पहले मानस जी, फिर पंकज जी, फिर अरुण जी, इनसे धमाकेदार ऑप्शन लेंगे। मानस जी, बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए क्रॉम्पटन पे मेरा ध्यान है, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो 305 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹7.85 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। ₹4 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ₹15 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, पंकज जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा ऑप्शंस में? सर, अंबर के 8,600 के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 340-43 की लेवल पर इसको बाय करने की सलाह रहेगी। ₹310 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ₹410 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस पंकज जी की पिक हो गई ऑप्शंस में। अरुण जी, आपका काउंटर? श्रेया जी, कहने के मेटल स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस मुझे नजर आ रही है। सेलेक्ट मेटल स्टॉक्स मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ दिखा सकते हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है वीकनेस हो सकती है, और 400 का लेवल ब्रीच करता है तो मोमेंटम नीचे का आ सकता है। तो 400 का पुट लेने की सलाह रहेगी। ₹8.5 के आसपास चल रहा है। ₹7 का स्टॉप लॉस लगाए, और ₹12 तक के टारगेट 400 के पुट में आ सकते हैं। आज मेटल में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही, तो नैल्को में बिकवाली की राय आ चुकी है। अरुण जी की तरफ से सेल की कॉल है, पुट लेनी है आपको 400 की। अच्छा, धमाकेदार ऑप्शंस हो गए हैं। अब हमारे साथ पैनल में कविता जी भी जुड़ रही हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सबसे पहले इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? हाय, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इस वक्त जो ट्रेड है वो शॉर्ट साइड है, एंड दैट इज ऑन CDSL पर हम कंटिन्यूअसली एक लोअर लो फॉर्मेशन देख रहे हैं ऑन अ डेली चार्ट एंड ऑन अ वीकली चार्ट। यहाँ फर्दर डाउनसाइड मूव्स गेट होते हुए देख सकते हैं। लाइक RSI इज आल्सो शोइंग साउथवर्ड डायरेक्शन। सो 1189 के लेवल पर एज ऑफ नाउ काउंटर ट्रेड कर रहा है। डाउनसाइड मूव अप टू 1170 1160 के प्राइस मूव बनते हुए दिखना चाहिए, अंटिल काउंटर 1200 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है वीकनेस बनने से। चलिए अब बात करते हैं बुल वर्सेस बेयर की, और आज बुल वर्सेस बेयर में हम बात करेंगे हैल की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4% नीचे है आज। कल नतीजे आए थे, आज है कॉन कॉल इसकी। जानते हैं इस समय इस स्टॉक पर बुल वर्सेस बेयर के आर्गुमेंट। नुपुर का मानना है कि हैल आगे नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, जबकि आशीष का कहना है कि हैल में आगे मंदी आ सकती है। तो बुल वर्सेस बेयर की शुरुआत करते हैं। नुपुर, आप शुरुआत कर रही हैं।
बिल्कुल सर, आज तो हेक्टिक हो जाएगी मेरे बुल बनने की, लेकिन ऑर्डर बुक आशीष आप देखें इस कंपनी की 2.5 लाख करोड़ के आसपास है, 7.7 टाइम्स FY26 की रेवेन्यू पर देखें तो एक मल्टी ईयर विजिबिलिटी यहाँ पे नजर आती है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, पिछले 5 साल में 800% तक का रिटर्न दिया। आप 1 साल का रिटर्न हटा दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी 800% ये स्टॉक ऊपर है। जितने भी कंसर्न्स थे आपके, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसके पास जो मोट है वो किसी ग्लोबल कंपनी के पास भी नहीं है। आपको काफी कम ऐसी ग्लोबल कंपनी है जो कि डिजाइन कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है, मेंटेन कर सकती है फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और इंजन्स। पर जो स्ट्रेंथ आपने बताई ना, वही इसकी वीकनेस है। मुझे वो मूवी का डायलॉग याद है, मूवी का नाम नहीं पता, तारीख पर तारीख, ऐसे ही ये डिले पर डिले। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो MK1A इन्हें डिलीवर करना था मार्च 2024 में, आप मई 2026 में अभी तक डिलीवरी देखने को नहीं मिली। और जो रेवेन्यू विजिबिलिटी की आप बात कर रहे हो, इतना धीमा एग्जीक्यूशन अगर होगा तो सही बात है कि जो ऑर्डर बहुत पहले जिनको ऑर्डर डिफेंस से मिलते हैं, सरकार से मिलते हैं, सरकार कभी ना कभी तो हाथ धो के पीछे पड़ेगी कि आप डिलीवर करिए। 2 साल तो हो गए, एंड ऑफ द डे तो डिलीवरी करनी पड़ेगी। कहानी पूरी एग्जीक्यूशन पे है। HAL का स्टॉक अगर अब यहाँ से चलना है तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन पे चलना है, वो हो नहीं रहा है ना। दिक्कत ये है कि आपको नॉर्मल कोई एयरक्राफ्ट नहीं बनाना, आपको लड़ाकू विमान बनाना है जिसको एयरफोर्स जो है इंडक्ट करेगी, और सारे चेक क्लियरेंसेस के बाद ही लेंगे, ऐसे तो नहीं लेंगे। और इतना डिले हो रहा है ऑलरेडी, आपके पास एग्जीक्यूशन कैपेसिटी बड़ी ढीली पड़ रही है। अब आप देखें कि जब आप पुराने वाले डिलीवर करेंगे ना, तब तक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी पे तो कंपनी कंटिन्यूसली काम करती है ना। तो सही कहा ना, आपको इतने बड़े इंजन बनाने, इतने बड़े एयरक्राफ्ट बनाने। और मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि मैगी नहीं बना रही कंपनी, एयरक्राफ्ट बना रही है। टाइम लगता है, समय लगता है। डिफेंस से ऑर्डर मिलते हैं, सरकार पीछे लगेगी। और आप देखिए ना, 180 जेट बनाने के ऑर्डर्स देख लीजिए, कितना बड़ा ऑर्डर है कंपनी के पास, पूरी करती हुई नजर आएगी। डिफेंस का केपेक्स साइकिल देखिए कहाँ कमी है, सरकार की तरफ से सपोर्टेड, सरकार का फोकस है डिफेंस पर। ऑर्डर बुक कितनी अच्छी है, कंपनी में दिक्कत आज नहीं तो कल तो डिलीवरी करनी ही पड़ेगी। डिलीवरी एक्चुअली दिक्कत ये है कि HAL अपना एग्जीक्यूशन सुधार भी ले तो प्रॉब्लम है कि इंजन तो ये GE से लेंगे। अब GE ने कमिट किया था कि 20 इंजन देंगे, अभी तक दिया है सिर्फ 5, तो बाकी के 6 इंजन दे दिए आशीष। पिछली बार CMD ने कहा था कि 6 मिल गए और आने वाले समय में 20 देने थे, उसमें से 6 दिए हैं। आपका एग्जीक्यूशन देखिए कितना खराब है। लेकिन खराब एग्जीक्यूशन के बाद भी फाइनेंशियल्स तो बहुत अच्छे हैं कंपनी के। जीरो डेट कंपनी है, करीबन 10,000 करोड़ का कैश फ्लो है। खराब साल में भी इतना अच्छा कैश फ्लो, पूरे साल के नंबर्स अच्छे आए हैं इस कंपनी के, ऐसा नहीं है। एबिटा मार्जिन 25% के ऊपर करती है। PSU यूनिवर्स में देखे तो हाई रिटर्न रेशियोज है, स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और क्या चाहिए, एग्जीक्यूशन की एक प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। Q4 के नंबर्स सरकार भी चाहती है कि मेड इन इंडिया हो, और अब तो और सरकार चाहती है कि हम पूरा फोकस डिफेंस पे करें, जिस हिसाब से पिछले कुछ समय में देखा गया है। बिल्कुल, एंड ऑफ द डे डिलीवरी भी हो जाएगी। सरकार ने अब क्या किया है कि जो नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना, जितनी भी नई बिड्स इनवाइट करनी है, उसमें HAL को बाहर रख दिया है। बोले कि आपके पास पर्याप्त ऑर्डर बुक है, मल्टी ईयर की रेवेन्यू विजिबिलिटी, आप इसी के साथ रहिए। बाकी के जो नए विमान हमें बनाने, हम वो दूसरी कंपनी, जैसे मिसाल के तौर पर LNT हो गया, BL हो गया, टाटा की जो कंपनीज है उन्हें ऑर्डर दे देंगे। तो ये जो HAL को वैल्यूएशन मल्टीपल मिलता था कि ये काम जो ये कर रहे हैं वो यही करते रहेंगे, अब तो हो गया, अब तो दूसरे कंपनी ले जाएंगे ऑर्डर। एक ही दिन में मोनोपोली चेंज नहीं होती, वो आएंगे, उनको समय लगेगा। ये ऑलरेडी बना रही है और एग्जीक्यूट करती है। अच्छा, चौथी तिमाही के नतीजों के बारे में बता देता हूं मैं। देखिए अभी आपको ऑलरेडी पूरे साल के नतीजे बता दिए। ग्रॉस मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस डिबेट को मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी मैसिव ब्रेकिंग न्यूज़ है इस समय। डॉलर रुपये 96.05 पर आ गया है। एक ही टिक में डॉलर रुपये, मैं देख रहा था 95.98 था, एक ही टिक में 95.98 वाला एकदम से उछलकर 96.05 पर आया। और देखिए ये श्रेया, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तो वो FI टैक्सेशन में कुछ बड़ी खबर आ रही होती तो रुपये इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा होता है ना। तो वो चर्चा है, हो सकता है आ जाए, लेकिन करेंसी मार्केट आपको क्लियर कट एक हिंट दे रही है कि इस समय मार्केट में अभी भी रिस्क डाउन साइड के ही है। और अगर आप इसको जोड़ लें साथ में ब्रेंट क्रूड का जिस तरीके का मूव आ रहा है, ब्रेंट क्रूड लेकर आइए 109-110 के करीब हैं हम इस समय ब्रेंट क्रूड पर। और ये एक कारण है कि हम मई सीरीज़ की शुरुआत में भी बात हुई थी, जिस मई के पहले दिन आपको याद होगा बड़ी रैली आई थी, है ना। मैंने एक साफ एक व्यू लिया था कि नहीं, बहुत ज़्यादा उछलिए मत इस रैली में, और एक पुट लेके बैठ जाइए, क्योंकि मार्केट में समीकरण जो है ना थोड़े से ख़राब हो रहे हैं वापस। और अब देखिए आप किस तरीके से, और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर वो बैंक निफ्टी देखिए ऑलरेडी
डे लो पर आ गया, करीब करीब 230 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी उसको अगर फॉलो करे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। एक बार लेकर आइएगा निफ्टी वापस 23,677 पर इस समय निफ्टी है। तो डे लो कितना था, 23,663 था, तो प्रैक्टिकली हम डे लो पर आ गए, है ना। तो आज खरीद कर कोई बहुत ज़्यादा किसी का फ़ायदा नहीं हुआ होगा, उल्टा लॉस पे ही होंगे, क्योंकि अब आप देखें तो डे लो पर आ गए, 23,675 पर आ गए, और 9605 फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और वीकनेस लगातार आगे बढ़ रही है इसमें। और ये बैंक निफ्टी के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला, जो डॉलर रुपये, जैसे जैसे डॉलर रुपये वीक हो रहा है वैसे वैसे बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है। आप देखिए बैंक निफ्टी और इस समय डे लो पर है, और रुपये देखिए 96.0। और पता क्या है कि अगर आप डॉलर रुपये का चार्ट लेकर आएंगे करीब करीब 6 महीने का, इस तरीके का पैनिक मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब हुआ था। मतलब ठीक है रुपये गिरता है, और स्पेशली जब डॉलर, ऐसा भी नहीं कि कोई ग्लोबली डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा हो, डॉलर इंडेक्स 98 के आसपास ही है, स्टेबल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीच वाली जो एक डिक्लाइन आई थी ना 92 से 90, जो 89 टू 92 आई थी, उसमें बहुत लोग चलिए 99 पर आ गया, तब ये था कि चलिए ठीक है वो ट्रेड डील नहीं हो रही है, थोड़ा सा रुपये को हम डिप्रिशिएट कर रहे हैं ताकि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो सके। उसके बाद की जो डिक्लाइन थी वो पूरी की पूरी डॉलर से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब जो डिक्लाइन आ रही है ना, ये मतलब क्लियर कट हमारा जो मैक्रो ख़राब हो रहा है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो हमारा इंपोर्ट्स का इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसकी वजह से आ रहा है। और यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर को वो अपील करनी पड़ी कि भाई आप ऑयल कंजम्पशन कम करिए, आप गोल्ड कंजम्पशन कम करिए, आप फॉरेन ट्रैवल कम करिए, क्योंकि इन सब में फॉरेन एक्सचेंज यूज़ होता है, और वो उन सब की पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास डॉलर्स का जो रिजर्व है वो डिप्लीट होता है। और यही कारण है, देखिए किस तरीके से 9606, और यहाँ भी रुक नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई आके रुक गया हो, 9606 पर इस समय डॉलर रुपये ट्रेड कर रहा है, और पहली बार हम 96 के पार पहुँचे हैं। बहुत बड़ी गिरावट है ये, और बहुत बड़ा नेगेटिव है ये मार्केट के लिए, और अब मार्केट भी डे लो पर है। चलिए आशीष नूपुर, उस आर्गुमेंट को क्विकली फिनिश करते हैं ताकि फिर आगे बढ़ सके, मार्केट काफ़ी रिएक्ट कर रहा है। हाँ, तो सर मेरा आखिरी तर्क यही था कि क्वार्टर 4 के नतीजे बड़े ढीले देखने को मिले थे। ग्रॉस मार्जिन 54%, जो कि पिछले साल से कम, अनुमान से कम यहाँ पर, और जो मुनाफे के आंकड़े में बूस्ट आप देख रहे थे उसमें लोअर प्रोविजंस और अदर इनकम का इम्पैक्ट था। बिल्कुल, चलिए ठीक है सर। तो है अच्छा, पहले तो अच्छा एक हेल्प पे व्यू ले ही लेते हैं सर, क्योंकि लोग आपके पे व्यू का इंतजार करते हैं। तो हेल्प पे क्या टेक होगा, क्योंकि डिबेट तो दोनों की सही है। एक तरफ हेल्प मेरा भी वही है जो पिछली बार भी मेरा व्यू था। देखिए हेल्प को अपनी दिक्कतें दूर करनी होंगी, एग्जीक्यूशन रिस्क जो है वो दूर करना होगा। अब नए CMD आए हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि क्या है कि जब तक वो नहीं होगा तब तक हेल्प के साथ एक अंडर परफॉर्मर का जो तमगा है वो जुड़ा रहेगा। डिफेंस की रैली में कम चलेगा और डिफेंस की डिक्लाइन में ज़्यादा गिरेगा। तो ये इंजन वाला इशू है, डिलीवरी वाला इशू है, जो मर्जी है, आप इसको या तो सॉर्ट आउट कर लें तो ठीक हो जाएगा, वरना फिर मुझे लग रहा है कि बाकी स्टॉक्स में कहीं ज़्यादा पैसा बना है। हेल में भी पैसा बना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना है, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नूपुर, आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट के लिए। लेकिन मेरी नज़र बार बार डॉलर रुपये पर जा रही है, और बार बार मेरी नज़र जा रही है निफ्टी पर, क्योंकि अब हम आ गए डे लो पर। और निफ्टी बैंक देखिए अब आप 53,800 पर निफ्टी बैंक का, ये 53,640 पर निफ्टी था, और अब 53,800 पर बैंक निफ्टी था। अच्छा आप बताइए मुझे श्रेया, अब हम अपना कौन सा व्यू प्ले करें, पॉजिटिव वाला व्यू प्ले करें या नेगेटिव वाला व्यू प्ले करें, है ना, क्योंकि मार्केट तो दोनों तरफ से उस तरीके से मूव कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन सर प्रश्न मेरे मन में ये उठ रहा था, कितना अब आर्थिक स्थिति कैसे लग रही है आपकी भारत की, जिस तरीके से रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, सिर्फ आज का मूव ही नहीं, पिछले 6 महीने का चार्ट दिखा रही था आप, 3 महीने का, ये बड़ा सिर दर्द बनता जा रहा है। तो क्या आगे की तस्वीर काफ़ी धूमिल होती है? नहीं, देखिए भारत एक महान देश है, और हम मतलब एक सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है। ये फेजेस होते हैं, हमने पहले भी ऐसे फेज देखे हैं, आगे भी ऐसे फेजेस आएंगे। चुनौतियाँ पहले भी आई हैं, चुनौतियाँ अब भी हैं, लेकिन हम करेंगे इनका सामना। इसमें क्या है, इशू क्या हो गया है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो सबसे बड़ा डॉलर रुपये जो फॉरेन एक्सचेंज को लाने वाला सेक्टर था वो डावाडोल हो गया है, IT। हमारी अगर आप देखें हमारी इकोनॉमी में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो कि एक से श्रीलंका की इकोनॉमी से या पाकिस्तान की इकोनॉमी से या बांग्लादेश की इकोनॉमी से अलग था, वो ये था कि हमारी जो सर्विसेज इंडस्ट्री थी IT की, वो लगातार इस डेफिसिट को फिल करती थी, लगातार फॉरेन एक्सचेंज का रेवेन्यू लाकर, है ना। वो उस वजह से
अब हमारा एक जो इकोनॉमी थी वो ठीक ठाक रहती थी। दिक्कत हो गई है जो AI आया है ना, उस AI से जिस तरीके से एक सेंस बन रही है कि IT सेक्टर धीरे धीरे थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही यही है। सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए ये है कि क्या वाकई में ये AI इस तरीके से डिसरप्ट करेगा, और जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कहीं उल्टा हमारे अगेंस्ट काम ना करने लग जाए कि अगर लोगों को नौकरियाँ ही नहीं मिलेंगी। IT सेक्टर सबसे ज़्यादा नौकरियाँ देता था, अब अगर नौकरियाँ ही नहीं मिलेंगी अगर IT स्पेस में तो क्या होगा। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं मार्केट के लिए। लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये पहला चैलेंज नहीं है, ये आखिरी चैलेंज भी नहीं है। निफ्टी लेकर आइए अब आप ज़रा, 23,600 पर आ गया है निफ्टी। देखिए जी हाँ 23,600 पर, और बैंक निफ्टी 370 पॉइंट नीचे है, और 53,778 पर आ गया बैंक निफ्टी। इसके लिए मैं सच बोलाऊँ ना, मैं बार बार कह रहा हूँ छोड़ दीजिए ये ऑब्सेशन निफ्टी बैंक निफ्टी का। हाँ हम जरूर जो एकदम कंपल्सिव ट्रेडर हैं उनके लिए बात जरूर करते हैं कि आप कर लीजिए, लेकिन छोड़ दीजिए। क्या हो गया, अब कोई रिविजिट नहीं करेगा इसको, है ना, कि वो घूम गया, बाइंग में पैसा बन गया। अब क्या हो गया, एकदम से गिर गया मार्केट। और देखिए जिन्होंने ले लिया सुबह उनका तो कितना लॉस हुआ होगा, स्पेशली अगर जो हायर लेवल पे फंसे होंगे, जिनको एकदम से सपने मिले होंगे कि अब 950 आ रहा है, 24,000 आ रहा है, 24,200 आ रहा है, कहाँ गया वो, 23,600 पर आ गया। खैर एक काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं। मुझे प्लीज़ क्रम बताइएगा 4 का चौका का। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे अरुण मंत्री जी से, फिर पंकज जी के पास चलेंगे FNO सुपरस्टार के लिए, कविता जी हैं चार्ट का चमत्कार के लिए, और स्नेहा जी हैं मिड कैप फंडा के लिए। तो अरुण जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए ओवरऑल मोमेंटम जो है नीचे की तरफ काफी स्टॉक्स में नजर आ रहा है, तो M&M में एक ब्रेकडाउन के संकेत नजर आ रहे हैं, और 3100 के पुट को लेने की सलाह रहेगी। कहीं ना कहीं 3100 के नीचे मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। 60 रुपए के आसपास चल रहा है, 48 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 85 तक के टारगेट्स 3100 के पुट में देखने को मिल सकते हैं। तो 3100 के पुट को बाय करके चल सकते हैं। ओके 3100 की पुट M&M की ऑटो के कोलैप्स को आप प्ले कर रहे हैं। FNO सुपरस्टार पंकज से पिक करते हैं। पंकज क्या कॉल रहेगी आपकी? वीरेंद्र जी मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इटरनल सेल करने की सलाह दूंगा। 246 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, और कोलैप्स वहीं से होते हुए नजर आ रहा है। तो अभी 242 के करीब इसमें शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 246.50 का यहाँ पर मेंटेन करेंगे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। लोअर लेवल पर मुझे लगता है 232 और 225 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके इटर्नल भी सेल करना है आपको। ये FNO सुपरस्टार में पंकज जी की पिक हो गई। कविता जी आप बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। तो श्रेया PSU बैंक्स में प्रेशर आते हुए दिख रहा है, एंड फ्रॉम हियर मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्दर गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है। एज ऑफ नाउ 262 के लेवल पर है। डाउनसाइड सपोर्ट विजिबल है 259 255 के लेवल की तरफ। सो 266 के स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करें फॉर द प्राइस मूव ऑफ 255। ओके चलिए मिड कैप फंडा ले लेते हैं अब स्नेहा जी से। स्नेहा जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। मिड कैप फंडा में मेरी पिक है एंजल वन। सो एंजल वन की जो ओवरऑल ऑर्डर रन रेट है उसमें हमने 2-3 महीनों से अच्छी इंप्रूवमेंट देखी है। इनफैक्ट Q4 के नतीजों में भी वो इम्प्रूवमेंट रिफ्लेक्ट हुई है। जो कंपनी अपनी जो डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल है वहाँ से वो डाइवर्सिफाई कर रही है वेल्थ मैनेजमेंट एंड क्रेडिट एंड MTF बिजनेस में। तो इन तीनों सेगमेंट्स में एक अच्छी पिकअप दिखाई दी है, जो कि कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को काफ़ी रेजिलेंट बनाएगी, अर्निंग्स क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, बिकॉज ब्रोकिंग बिजनेस पे फिर इनकी डिपेंडेंसी समवॉट कम हो जाएगी। तो अर्निंग्स क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, प्लस ऑटोमेशन ड्रिवन एफिशिएंसीज के कारण इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट हो रही है। तो एंजल वन को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नजर रख सकते हैं। इसमें टारगेट प्राइस हमारा बन रहा है 350 का। ओके एंजल वन यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। मोतीलाल ओसवाल रेकमेंड कर रहे हैं एंजल वन बाय करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मुझे लग रहा है मुझे विक्स की गोली की ज़रूरत पड़ रही है आज। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं जिसमें आज तेज़ गिरावट है। क्यों गिरावट आई जबकि नंबर्स अच्छे थे, ये समझ लेते हैं अनन्या से। अनन्या गुड आफ्टरनून, बताइए क्यों गिरा मुथूट आज?
मुथूट फाइनेंस आज काफ़ी प्रेशर में है क्योंकि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी मुथूट फाइनेंस से। अगर हम क्वार्टर देखें तो ग्रोथ हेल्दी थी, 50% की AUM ग्रोथ देख सकते हैं, गोल्ड लोन में भी हम 50% की ग्रोथ देख सकते हैं, मुनाफे भी डबल हुए हैं ऑलमोस्ट साल दर साल, और निम्स भी एक्सपैंड हुए हैं। लेकिन ये निम्स का एक्सपेंशन मेनली हायर यील्ड्स की वजह से था, ऑक्शन इनकम की वजह से था, राइजिंग गोल्ड प्राइजेस की वजह से था और ARC रिकवरीज की वजह से था। ज़्यादातर ब्रोकरेजेस भी पॉजिटिव है मुथूट फाइनेंस को लेकर। अगर हम CLSA की बात करें तो उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है 4600 के टारगेट के साथ, बर्नस्टीन ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, जेफरीज ने भी बाय रेटिंग दी है, मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट रेटिंग दी है, वहीं नुवामा ने बाय रेटिंग दी है लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है 4700 से उन्होंने 4100 किया है टारगेट। तो मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, और कंपटीशन में भी उन्होंने बोला कि गोल्ड लोन में कंपटीशन कोई नई बात नहीं है और उन्होंने जो ट्रस्ट बिल्ड किया है वही उनका की डिफरेंशिएटर रहेगा। लेकिन बाजार की चिंता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 3720 का टारगेट दिया है, जबकि फिलिप कैपिटल भी न्यूट्रल रेटिंग दिया है। उनका मानना है कि रिटर्न रेशोज अब पीक के पास हो सकते हैं और यील्ड्स पर भी प्रेशर आ सकता है। अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो मनप्पुरम की यील्ड अगर हम देखें तो 17% के अराउंड है और मुथूट की यील्ड्स 20% के अराउंड है, जिसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर का कंसर्न भी आ रहा है। वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है और याद रहे कि ये स्टॉक महीने में करीब 20% तक की तेज़ रैली देख चुका है। तो ये सब रीजंस की वजह से ही आज स्टॉक काफ़ी प्रेशर में है। शुक्रिया अनन्या जानकारी के लिए। मुथूट फाइनेंस आज वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। CNBC आवाज पर क्लियर कट के व्यू लिया गया था कि आज मुनाफा वसूली का शिकार हो सकता है मुथूट फाइनेंस और लगभग 0.7% नीचे आज के सत्र में मुथूट। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए नंबर्स की बात कर लेते हैं। बाजार की नज़र कल आने वाले नतीजों पर रहेंगी तो बोर्ड बैठक टलने की वजह से पावर ग्रिड के नतीजे आज के बजाय कल आएंगे। वहीं वायदा में वोडाफोन आइडिया डिलीवरी समेत 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए आशीष और नुपुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशीष, पहले आपके पास पावर ग्रिड और डिलीवरी, इनके नतीजे कैसे रह सकते हैं? देखिए पावर ग्रिड नतीजे आ जाने थे लेकिन बोर्ड की बैठक टल गई जैसा कि आपने बताया। अब नतीजे स्थिर हैं, पिछले साल के मुकाबले देखें तो स्टेडी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी और रेवेन्यू में देखें तो तकरीबन 12% के इजाफे का अनुमान है, 12,270 करोड़, क्योंकि ऑलमोस्ट एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, बड़ा मार्केट शेयर ओन करके चलते हैं। एबिटा की बात करें तो 9,223 करोड़ से 10,850 करोड़, यानी तकरीबन 18% का सर्ज है। मार्जिन जो कि 84% के थे अब वो 88.5% के एबिटा मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे। मुनाफे के आंकड़े में स्थिर ठीक ठाक 5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब दरअसल देखें तो केपेक्स इनका थोड़ा सा पिकअप हुआ है, इसी की चलती है स्टेडी परफॉर्मेंस है और कुछ प्रोजेक्ट जो इनके डिले थे उसका असर इस क्वार्टर में नहीं है। लेकिन आगे मैनेजमेंट कितना केपेक्स बोलता है, क्या डिलेस की बात कर रही है, प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स कैसे हैं, क्या स्टेज पर फिलहाल के लिए कामकाज चल रहा है और एग्जीक्यूशन, ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल रहेगा। नंबर्स तो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी की, तो डिलीवरी के तो नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है इसके पीछे। एक तो इनका ई-कॉम एक्सप्रेस, इसका इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन हुआ है, तो अगेन पूरे नंबर्स में आपको एक सर्च देखने को मिल जाता है। साथ में आप देखें तो इनका जो ई-कॉम पार्सल वॉल्यूम्स है इसमें पिछले साल के मुकाबले 65% की ग्रोथ का अनुमान है। अब क्योंकि डिलीवरी मीशो का बहुत बड़ा पार्टनर है तो इसी के चलते अगर मीशो की वॉल्यूम सर्ज होती हैं तो सीधे सीधे डिलीवरी को फ़ायदा देखने को मिलता है, वहाँ से बिजनेस बढ़िया देखने को मिला। अब मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ सकती है, 2,730 करोड़ का अनुमान है। एबिटा ज़बरदस्त ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा, 119 करोड़ से 214 करोड़ एबिटा देखने को मिलेगा। 5.4% के जो एबिटा मार्जिन हैं वो बढ़कर तकरीबन 7.8% के देखने को मिलेंगे। हालांकि मुनाफे के आंकड़े की बात करें तो स्थिर थोड़ा सा एक्शन है यहाँ पर। इंटीग्रेशन कॉस्ट कैसा देखने को मिला है, वॉल्यूम ग्रोथ का आउटलुक कैसा है, ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल है। नंबर्स तो अच्छे आएंगे डिलीवरी के। नूपुर, वोडाफोन आइडिया, ऑब्वियसली नंबर्स तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग भी डिस्कस होगी। बिल्कुल फंड रेजिंग भी डिस्कस होगी और यहीं पे सबकी जो है नज़रें बनी हुई है। हालांकि जो क्वार्टर है वो बिल्कुल फ्लैट रहने वाला है। रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो 11,300 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आते हुए दिखेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स देख रहे हो बिल्कुल फ्लैट आपको नजर आएंगे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। मार्जिन 43% के आसपास रहेंगे। हालांकि जो नेट लॉस है कंपनी का वो 6,364 करोड़ से घट के 5,000 करोड़ इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। 2 दिन इसमें कम थे क्योंकि फरवरी के महीने
महीने में 2 दिन कम होते तो एक उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला, जो कि भारती के नंबर्स में भी नजर आया था। सब्सक्राइबर्स डिक्लाइन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, हो सकता है थोड़ा उसका इम्पैक्ट भी आपको नजर आए यहाँ पर, लेकिन जो सब्सक्राइबर का मिक्स इंप्रूव हुआ है फाइबर को लेकर, उसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आरपूस में देखने को मिल सकता है। इस बार 172 रुपीज़ के आसपास आरपूस आते हुए नजर आ सकते हैं। जो बोर्ड मीटिंग है उस पर सबकी नज़रें बनी हुई है, कितना फंड रेज करती है कंपनी और इसको कौन लीड करेगा उस पर ही नज़र बनी हुई। हालांकि पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आई है इस कंपनी के लिए, जो कि AGR ड्यूज थे उसमें भी कटौती की गई थी। आगे चल के इंस्टॉलमेंट पेमेंट की भी खबरें आती हुई दिखी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फरवरी के महीने में करीबन 21,900 वायरलेस सब्सक्राइबर्स कंपनी ने जोड़े और मार्च में 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़ती हुई दिखी, जो कि फर्स्ट टाइम नेट गेन्स यहाँ पर देखने को मिला सालों के बाद। तो पॉजिटिव खबरें काफ़ी कुछ रही है और पिछले 1 महीने में स्टॉक 30% से ज़्यादा चल भी चुका है, लेकिन सबकी नज़रें फंड रेजिंग पर, सबकी नज़रें फंड रेजिंग पर हैं। शुक्रिया आशीष नूपुर ये रिजल्ट्स का प्रीव्यू रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ इन्वासेट PMS के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। रुपी मीनवाइल 96.10 के करीब आ गया, एक बार लेकर आइए जरा वापस डॉलर रुपी को, और 96.13 तक गया, 96.13 तक गया, और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे। क्या ये मार्केट के लिए खतरे की घंटी है, और इक्विटी मार्केट के लिए क्या यहाँ से बड़ी करेक्शन जो मार्च के लोस थे उनको तोड़ने का रिस्क बन रहा है? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून टू द टीम। सर देखिए, ऐसा लगता तो नहीं है कि मार्च के लोस तोड़ने का कोई मार्केट की आशंका है, बट ओवरऑल ये लगता है कि एज कम्पेयर टू, दिख ही रहा है, लगता क्या है कि एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट्स रिलेटिव चेंजेस जितने भी हैं मार्केट में वो इंडिया के इस टाइम पे अगेंस्ट ही हैं। तो इंडियन मार्केट कंपैरेटिवली टू द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल पीयर्स थोड़ी नेगेटिव लगती है। एज सच ये नहीं लगता, बिकॉज मार्च के लोस जो थे वो बहुत फियर में और बहुत केओस में लगे थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो लोज हैं वो होल्ड करने चाहिए। अनुज जी, क्रूड को देखते हुए, रुपए को देखते हुए, और मार्केट की टर्बुलेंस को देखते हुए, कॉस्ट प्रेशर्स जो आने वाले क्वार्टर में नंबर्स में विजिबल होंगे उसको एक्सपेक्ट करते हुए, आपने अपने PMS में मूलभूत परिवर्तन क्या किए? कहाँ कहाँ पे रिस्क रिड्यूस किया है, कहाँ पे थोड़ा सा पोजीशंस को रिड्यूस किया है, क्या एक्यूमुलेट किया है? फॉर इंस्टेंस, क्या आप थोड़ा फार्मा हेल्थ केयर की तरफ शिफ्ट हुए हैं? स्ट्रक्चरली क्या बदलाव किया है अपने PMS में, अपने स्टॉक्स में, होल्डिंग्स में? वीरू जी नमस्कार। हम ये देख रहे हैं वीरू जी कि ये जो टाइम पीरियड है, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे 17 साल के करियर में एक ऐसा टाइम पीरियड आया है जिस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो मुझे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ा है, क्योंकि हमें इस टाइम पे हेडविंड्स, टेलविंड से ज्यादा हेडविंड्स दिख रही हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा, जैसे अनुज जी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि AI के आने से जो चेंज आया है, जिस चीज के लिए इंडिया को एक अबव मल्टीपल मिलता था बाकी दुनिया से, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का, देयर इज अ वेरी बिग चांस के डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाले टाइम में एक जो अभी तक हमें फायदा दे रहा था, ये उल्टा हमारी एसेट की जगह लाइबिलिटी बन जाए। आप देखिए किस हिसाब से दुनिया काम कर रही है, और हमारी IT कंपनियां, हमें पता ही है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखिए, मैं कल देख रहा था कि पिछले अगर 3 साल का देखें, $240 बिलियन लास्ट टू लास्ट ईयर, $430 बिलियन पिछले साल, और $720 बिलियन इस साल, और आने वाले साल में $850 बिलियन का प्लान है। द बिग फाइव ऑफ अमेरिका, ये मेटा, Amazon, अल्फाबेट, इन सब का AI के ऊपर लगाने का। दे आर स्पेंडिंग 15% ऑफ देयर रेवेन्यूज टुवर्ड्स रिसर्च, और हमारी टॉप IT कंपनीज दे आर डूइंग बायबैक्स, ओनली 0.3% ऑफ रेवेन्यू टुवर्ड्स रिसर्च। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम ये गेम जो है, जो ये IT की गेम चली, AI की गेम चली है, जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, उसमें हम कहीं आसपास भी हैं। तो फर्स्टली हमने थोड़ा सा अपना, हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में देयर इज अ चांस ऑफ वेरी बिग ले ऑफ्स, बिकॉज AI के आने से सिर्फ IT सेक्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, बैक ऑफिसेज, कस्टमर सर्विस, वी हैव बीन इन द सर्विस इकोनॉमी। चाइना ने पिछले 20 साल में क्या किया कि उन्होंने एक प्रोडक्शन इकोनॉमी बनाई, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक सर्विसेज इकोनॉमी बनाई। सर्विसेज इकोनॉमी बनानी आसान है, स्केल करनी आसान है, बट इज प्रोन टू डिसरप्शन। आज वो हमारा मूवमेंट है जहां पे हमारी सर्विस इकोनॉमी प्रोन टू डिसरप्शन हो गई है, डिसरप्शन आ चुकी है। इट इज नॉट कमिंग, इट हैज कम, इट इज देयर, and finally we believe that there can be a lot of pressure on jobs.
हमारे खुद के फर्म में हम ये देख रहे हैं कि अराउंड मतलब दो वी अडॉप्ट आईटी, हमें ऐसा लगता है कि हम आईटी को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, तो थोड़ा अराउंड 20% ले ऑफ हो चुके हैं। जो चीज़ पहले 30 दिनों में होती थी अब वो 30 मिनट में होती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो फर्स्टली हमने किसी भी अर्बन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में जितना भी हमारा स्टेक था वो हमने रिड्यूस करके नील कर दिया है। कोई भी हमें फाइनेंशियल्स में हमारा स्टेक था वो हमने रिड्यूस करके नील कर दिया है। द ओनली सेक्टर्स दैट वी होल्ड राइट नाउ, दिस इज एज कंसंट्रेटेड एज अ पीएमएस पोर्टफोलियो कैन बी। वी आर होल्डिंग पावर बिकॉज हमें लगता है पावर इज द फ्यूल फॉर एआई इन फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 7-8 ईयर्स टू कम। पावर में इंडिया, देखिए पिछले साल चाइना ने 525 गीगावाट प्रोडक्शन किया। दिस इज व्हाट इंडिया हैज बिल्ट इन 75 इयर्स, यू नो। सो इंडिया को ये कैचअप तो एटलीस्ट पावर का कैचअप तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें हमें जो डेटा सेंटर पॉलिसी इंडिया में आई है विच इज़ फिनोमिनल, आज हम एक बेटर डेस्टिनेशन है बाकी सारे एशिया से। सो ये हमें आने वाले टाइम में फ़ायदा देगी। और ऐसी पॉलिसीज़, जब टैक्स पॉलिसीज़ मिली हैं इंडिया को, तो कहीं ना कहीं आईटी भी इंडिया में जब इस्टेब्लिश हुआ था इनिशियली 90s में, तो टैक्स पॉलिसीज़ मिली थी, फार्मास्यूटिकल को भी मिली थी और आज डेटा सेंटर्स को मिली हैं। तो हमें लगता है कि इस स्पेस में थोड़ा बेटर होना चाहिए इन टाइम्स टू कम। और इसके अलावा हमें लगता है कि जो सेक्टर्स इंडिया से रिलेटेड कम हैं और जिनमें ग्लोबल रैली चल रही है, जैसे मेटल्स हैं, उनमें हमारी पोजीशन है। एंड फाइनली हमारी पहले भी बात हुई थी कि हमें लगता है कि दैट मूव फ्रॉम एफडी कल्चर टू द इक्विटी कल्चर इज रियल। अब जिसने इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना वो भी जाता है टूवर्ड्स आई वुड से लिक्विड फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स, बिकॉज उसको टैक्स बेनिफिट्स पता लगते हैं। तो हमारा चौथा सेक्टर ये है जी। ठीक है, कौन से सेक्टर्स पर अभी आप फिलहाल ओवरवेट है वो हमने समझ लिया। अनिरुद्ध जी गुड आफ्टरनून। अच्छा, लेकिन एआई कहानी थोड़ा और मैं डिटेल में समझूंगी आपसे और समझना चाहूँगी इनफैक्ट, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एआई को लेकर ग्लोबली तो बहुत काम हो रहा है, भारत में ये प्रारंभ ही नहीं हुआ है, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है आने वाले समय के लिए। तो अगर एआई एज अ थीम किसी को प्ले करना हो, क्योंकि शुरुआत से अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर चांसेस होते हैं मुनाफे के, तो फिर कैसे प्ले करें और आपका क्या व्यू लग रहा है इसमें? मैम इंडिया में तो देखिए दो ही चीज, मतलब एक ही चीज प्राइमरली अभी कर सकते हैं कि हम पावर में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर हम किसी की भी बात करें, एनवीडिया का अगर जीपीयू है, जीपीयू इज नथिंग विदाउट अ चिप इज नथिंग विदाउट पावर। तो पावर की अनलिमिटेड जरूरत पड़ने वाली है इन टाइम्स टू कम। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पावर शुड बी अ गुड सेक्टर। इंडिया को ऑन ग्राउंड पावर, और फिर देखिए ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को ग्रिड तक लाने वाली कंपनियां। और इंडिया हैज बीन वेरी लकी इन सम सेंस। देखिए हर चीज बुरी नहीं होती, कुछ लकी हुई है कि पावर में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो वर्ल्ड लेवल की हैं, जो दुनिया में या तो अपनी पेरेंट कंट्री में लिस्टेड है या सिर्फ इंडिया में लिस्टेड है। सो दीज आर दोस अमेजिंग एमएनसीज जिन जो कि इसी काम की स्पेशलिस्ट थी। और अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उन कंपनीज को बहुत अच्छा काम मिल सकता है। अच्छा अनिरुद्ध जी, आपने बैंकों में क्या चेंजेस किए हैं? पीएसयू बैंक्स, एसबीआई के नंबर्स, ईसीएल नॉर्म्स, शॉर्ट टर्म में जो पेन देखे गए, प्राइस डैमेज देखे गए, और आपका क्रूड, अब प्राइस हाइक हुए हैं, अब इन्फ्लेशनरी कंसर्न ये भी अगर आप देखें कुछ समय बाद आने लगेगा। तो बैंकों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? एंड मोस्ट स्पेशली जो CY25 का सेकेंड हाफ डोमिनेट किया था पीएसयू बैंक्स ने, निफ्टी बैंक को हाई ट्रेजेक्टरीज पर यही लेके गए थे। बैंकों में क्या किया आपने इस वक्त? देखिए सर, बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि अगर क्रूड एलिवेटेड लेवल्स पे रहता है तो हम क्या कहते हैं कि ब्रेंट अगर 100 से ऊपर है तो प्रॉब्लम है, 90 से नीचे है तो बहुत बहुत फेवरेबल है। अगर ये क्रूड टूट जाता है यहाँ से, जिसके मुझे चांसेस तो लगते हैं, बट इट विल बी टू प्रीमेच्योर टू कॉल के हाँ टूट जाएगा, बिकॉज यू शुड नेवर प्ले अगेंस्ट द स्पिन इन द मार्केट। अभी तो बढ़ रहा है तो उधर का ही देखना पड़ेगा। पर हाँ, कहीं ना कहीं बीच में स्ट्रक्चर जो है वो वीकनिंग के, हमें देखो इनको देखने के तो सिर्फ टेक्निकल रीजंस ही। अब डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या है, ईरान के मन में क्या है, वी आर नॉट स्पेशलिस्ट इन इट, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ टूट सकता है। बिकॉज व्हेन थिंग्स गेट अबव द हेड, जैसे कोविड में हुआ था कि जब जाके गवर्नमेंट्स, चाहे वो अब इस बार देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं या सिंगापुर गवर्नमेंट है, कहीं जाके जब गवर्नमेंट्स डेस्परेट हो जाती हैं तो डेस्परेट मेजर्स भी लिए जाते हैं जिनसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं क्रूड का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। क्रूड ठीक होने से फाइनेंशियल अपटिक, फाइनेंशियल लेंडर्स में
कहीं ना कहीं एक अपटेक लगता है वापस आ सकता है। बट ओवरऑल मुझे ये लगता है कि जो रिटेल जो दूसरा प्रेशर एआई वाला है वो भी रियल है। तो कहीं ना कहीं जो लोन्स हैं उनमें मुझे आने लगता है कि इंक्रीमेंट कम होगा। कहीं ना कहीं अभी इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि कोई बैड लोन्स वगैरह होने लग जाएंगे, पर मार्केट्स तो फ्यूचर को डिस्काउंट करती हैं। इसलिए हमने बिल्कुल भी किसी भी फाइनेंशियल लेंडर्स में कोई पोजीशन नहीं रखी हुई। आपने कहा कि फाइनेंशियल्स पे आप अभी नील हैं। अच्छा अनिरुद्ध जी, जो आपने स्पेसेस गिनाए जहां पर आप थोड़ा एक्सपोजर रख रहे हैं, लेकिन उसमें आपने डिफेंस का जिक्र नहीं किया। डिफेंस में इस साल अब तक भी शानदार रिटर्न्स मिले हैं। एमटीआर टेक, डेटा पैटर्न्स, कोई भी स्टॉक उठा ले, मतलब 50% से लेकर 200-300% तक के रिटर्न्स मिले हैं। तो डिफेंस में आपको मौके नजर नहीं आ रहे? मैम डिफेंस का ऐसा है ना, इफ आई में से मेरा और डिफेंस का तो एक्स वाला रिश्ता है कि हमने जो 2024 में इंडिया में हाईएस्ट रिटर्न्स में हम आए, तो वी वर वेरी अर्ली पिकर्स इन डिफेंस। एंड उसके बाद जो एक्सूबरेंस और जो डिस्ट्रीब्यूशन डिफेंस में हुई उसमें हमें थोड़ा ड्रॉ डाउन भी देखना पड़ा। तो उस वजह से एक हमारा रूल ये कहता है कि द लीडर्स ऑफ द पास्ट बुल रन में नॉट बी द लीडर्स ऑफ द नेक्स्ट बुल रन। हाँ 99% केसेस में ठीक ही रहता है, पर कोई 1-2% चांसेस होते हैं। लेकिन ओवरऑल डिफेंस एक ठीक सेक्टर है, बट वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट सेक्टर। इस टाइम पीरियड पे मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस इज ऑल राइट, नॉट बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स बट बिकॉज क्योंकि एक चीज तो है ही ना कि इनको ऑर्डर्स मिल ही रहे हैं, एंड विद द ग्लोबल अनसर्टेनिटी दैट इज देयर, इंडिया को अपनी डिफेंस आने वाले टाइम में बढ़ानी ही पड़ेगी। और मुझे लगता है 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका एआई को बहुत फायदा होगा इंडिया जैसे देश के लिए। फर्स्ट इज डिफेंस, एक इंजन जो हम 20 साल से या 30 साल से कोशिश कर रहे हैं नहीं बना पाए, अब हम मुझे उसका हर मॉडल बना के टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 95% मॉडल्स हम एआई के थ्रू टेस्टिंग करके रिजेक्ट कर सकते हैं, और अब 5% की ही जरूरत है। सो अल्टीमेटली आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 10 years वी विल हैव आवर ओन इंडिजीनियस इनबिल्ट इंजन्स, एंड डिफेंस में बहुत आने वाले टाइम में तरक्की होगी। दूसरी हमें लगती है फार्मास्यूटिकल्स, कि हमें ऐसा लगता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनीज होंगी उनको आने वाले टाइम में बहुत फायदा होना चाहिए, क्योंकि एआई के आने से सेम टेस्टिंग करने के लिए जिस चीज को 20 साल लगते थे, आने वाले टाइम पीरियड पे ये सब रूल्स और द स्कोप ऑफ रिसर्च वुड इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस वीकेंड। इंडस्ट्रीज लेके आइए। निफ्टी इट्स 23645 आज की ट्रेडेबल रेंज के सबसे लोअर क्लस्टर में। बैंक निफ्टी घूम के फिर अगर आप देखें 53,600 की ट्रैजेक्टरी में, और रुपये को भी रखिएगा और क्रूड को भी रखिएगा। मेरे ख्याल से अनुज 3:30 पर जितने नकारात्मक समीकरण हम लेके जा सकते थे सब है हमारे साथ। एक्चुअली काम करते दिन वो होप भी थी। बिल्कुल, क्या करें? बिल्कुल एक काम करते हैं, वो प्लेट दिखा दीजिए जिसमें वो ये चारों चीज़ें होती है ना, डॉलर, रुपी, ब्रेंट और मार्केट। आई थिंक बिल्कुल। अब इसमें इशू क्या है, 109 का ब्रेंट, 96 का डॉलर रुपी, उसके बावजूद निफ्टी कुल जमा 44 पॉइंट ही गिरा है वैसे, ठीक है। अब रखिए एक बार निफ्टी का इंटरडे चार्ट। और अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए वीरू, अगर तो आप उनमें से हैं जो एकदम स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और 40-40, 50-50 पॉइंट ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। उससे ज़्यादा इस मार्केट में कुछ नहीं है। उसके अलावा तो ये मार्केट आपको दोनों तरफ फंसाने वाला है। और ये ना हमारे मन की बात है, क्या है ना, ये मार्केट ऐसी है जिसमें अगर ये 150 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो आप अपनी छाती ठोके कहेंगे देखिए 150 पॉइंट गिर गया, और अगर 150 पॉइंट चल जाए तो आप कहेंगे देखिए 150 पॉइंट चल गया। होना कुछ नहीं है, दोनों तरफ आप फंस रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो इस मार्केट में इंडेक्स से थोड़ी दूरी बना के रखें, अनलेस आप निम्बल फुटेड हैं और आप दोनों तरफ की ट्रेड्स ले सकते हैं, तो और वो भी क्विक ट्रेड्स, तभी पैसा बनेगा। स्टॉप लॉस को आपको काफ़ी टाइट रखना होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सोमवार के लिए एकदम न्यूट्रल जाएं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक बार ना मंथ टू डेट चार्ट लेकर आइए ज़रा निफ्टी का और उसको देखिएगा, ठीक है। जब मई सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तब इस चैनल पर एक व्यू लिया गया था कि काफ़ी डाइसी हो सकती है मई सीरीज़, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो इंडेक्स पर, और चाहे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में रहें और मई के पुट से अपने आप को हेज कर लें।
पिछले 2-3 दिनों में इवन जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट शुरू हुई है। अब तक एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप होल्ड आउट कर रहे थे, लेकिन अगर आप इस महीने का चार्ट मिड कैप स्मॉल कैप का देखेंगे, इवन वो जो मिड कैप स्मॉल कैप की रैली है अब वो भी धीरे धीरे थोड़ी सी पंक्चर हुई है। 1000 पॉइंट मिड स्मॉल कैप गिर चुका है अपने हाई से, बहुत क्वाइटली गिरा है लेकिन गिर गया अपने हाई से। सिमिलरली मिड कैप भी अपने हाई से अगर आप देखेंगे तो 1500 पॉइंट के करीब नीचे आ चुका है। तो थोड़ी सी मिड और स्मॉल कैप में भी अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो एक नज़र उस पर रखें। और ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा क्यू तो यही है, डॉलर रुपी और ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट अब 109 पर है। चलिए नूपुर के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक में कौन से स्टॉक्स फोकस में वो जान लेते हैं। नूपुर बताइए। फार्मा स्टॉक्स यहाँ पर फोकस में आते हुए देखिए, बायोकॉन और मैनकाइंड फार्मा दोनों ही डीलर्स के रडार पे आपको दिखेंगे। बायोकॉन में भी हैवी वॉल्यूम के साथ खरीदारी की सलाह यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते बाय रिकमेंडेशन डीलर्स की डेस्क पे। और मैनकाइंड फार्मा यहाँ पर उसकी भी बात करें तो हाई वॉल्यूम के साथ फिलहाल कारोबार यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कैपिटल मार्केट की कल हमने बात की थी, पूरी थीम आज फिर से फोकस में, दूसरा दिन है जहाँ लगातार रिकमेंडेशन बाय की आती हुई दिखिए। MCX यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ जो है वो खरीदारी देखने को मिल रही है। अगले हफ्ते नतीजे आने वाले कोलगेट के और इसी के चलते आज यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है और खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से भी आती हुई नजर आई। हो सकता है जो वॉल्यूम ग्रोथ हो कोलगेट की वो आपको आउट परफॉर्मेंस की तरफ नजर आए, जिसकी वजह से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो फार्मा स्टॉक, बायोकॉन, मैनकाइंड, कैपिटल मार्केट थीम, MCX और कोलगेट नतीजों से पहले आज फोकस में। चलिए शुक्रिया नूपुर। एक काम करते हैं, अब BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गाबा सर आप शुरुआत करें। बिल्कुल, आई थिंक शॉर्ट रहेंगे और स्टॉक का नाम है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ट्रेड करे 102 पे, स्टॉप लगाएंगे अराउंड 103, ₹1 का स्टॉप। चांसेस है कि 98, 97 देखने को मिल सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक शॉर्ट। PNB आपका अगर आप देखें 101 पे शॉर्ट कॉल है। PNB का OI रखिएगा। मैं जो स्क्रीन पे देख रहा था कि जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट कैरी कर रहे हैं शुक्रवार के लिए, उनमें से शामिल काउंटर है PNB। खैर सौमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा लोढ़ा। रियल एस्टेट सेक्टर में जो बाउंस आया था, मुझे लगता है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है और एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं ऑन द शॉर्ट साइड। लोढ़ा में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक नीचे हुआ है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू है। आज के सेशन में 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 892 पर और नीचे में टारगेट होगा 800। चलिए ये हो गई लोधा डेवलपर्स पर एक सेल कॉल। दोनों शॉर्ट ट्रेड्स हैं अब तक। कविता जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी मंडे के लिए? तो शॉर्ट्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, उसे आप कैरी कर सकते हैं। एल्स मुझे लगता है फार्मा से इप्का लैब को बाय करके जाया जा सकता है। 1603 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1580। वन कैन अप्रोच फॉर 1650 1680 प्राइस में। ओके, इप्का लैब। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए? जी तो देखिए क्रॉम्पटन पे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल दिया था, बट BTST के लिए फ्यूचर में भी खरीदारी कर सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे, तो क्रॉम्पटन के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 294 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 310 तक के टारगेट्स पहुंच। ओके, अरुण जी बताइए आपकी ट्रेड मंडे के लिए। जी सर, बॉश में अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो एक रिकमेंडेशन रहेगा। सेकंड, RBL बैंक में मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम है और ओवरऑल चार्ट अभी भी पॉजिटिव है। तो 338 के आसपास चल रहा है, इसको एज ए BTST लेके चल सकते हैं। 335 का स्टॉप लॉस रहेगा और 346 तक के टारगेट। ओके, RBL बैंक, ये BTST ट्रेड है आपका। और पंकज जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, वार एनर्जीज के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। काफी एक मैसिव ब्रेकडाउन यहाँ पर लग रहा है। 200 डेमा को अप्रोच हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर टूटता है तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल पर 2950 रुपए तक की लेवल्स यहाँ पर आ सकती है। स्टॉप लॉस जो है 3060 रुपए का मेंटेन करके चले। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज के मार्केट बेट्स के लिए। वीरू, आज तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा होगा मामला। बिल्कुल अनुज, पूरे दिन ये ब्रेथ डामाडोल रही और लॉन्ग शॉर्ट मतलब इसमें कोई नहीं कि शॉर्ट पे आज बाजार का दबाव रहा। मतलब जिसे कहते हैं ना, वो फिगर्स ज़्यादा रही हैं आज। शॉर्ट हायर लेवल से बने हैं आज काफ़ी। 87 शॉर्ट, लॉन्ग्स 45, शॉर्ट कवरिंग करीब 22 में और करीब 87 में शॉर्ट और 59 में लॉन्ग रनिंग। क्लियरली जिस ट्रेजेक्ट्री में हम ओपन हुए वहाँ से और ऊपर गए, लेकिन उसके बाद टिक नहीं पाए और रुपी क्रूड
सो इंडस्ट्रीज अभी नंबर आए थे कुछ देर पहले इसके, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। बाकी स्पिरिट्स आज सुबह से अगर आप देखें लिखा स्पेस में स्ट्रॉन्ग मूव, नॉट एग्जैक्टली अगर आप देखें डेरिवेटिव्स कैश के स्टॉक्स भी, फॉर इंस्टेंस रेडिको खेतान, यूएसएल नंबर्स, मदरसन, डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन पोस्ट नंबर्स अब तक एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है, वो अभी भी कायम रहा। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की, यहाँ पर शामिल है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, क्रॉम्पटन, पतंजलि फूड्स, स्टार गैलेक्सी, पेज इंडस्ट्रीज, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग थी। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट की, दबाव कहाँ पे था, उसमें मुथूट फाइनेंस, पोस्ट नंबर्स HAL और हिंदुस्तान जिंक। अभी HAL पे हमने एक डेडिकेटेड डिस्कशन किया था बुल और बेयर में। बाकी वोल्टास, पोस्ट नंबर, सिंकिंग टेंडेंसी कायम है और यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग लोडेड विद लॉन्ग्स। BHL आज क्रैक हुआ, सेल आपको याद होगा ये डेरिवेटिव बैन में चला गया था, काफ़ी इसमें पोर्शंस थी, वो आज कैश में कन्वर्ट हुई। और बाकी केन्सटेक, लोढ़ा और DLF लेके आइएगा एक बार। और इनफैक्ट मैं वोल्टास को भी लेना चाह रहा था, लेकिन पहले DLF ले लेते हैं। मानस, DLF अब जिस तरीके से क्रैक हो रहा है, आपको लग रहा है क्या, क्योंकि नंबर्स का सपोर्ट भी नहीं है हमारे साथ, वो अप्रैल के जो स्विंग लो हैं टुवर्ड्स 500, 510, वो क्या धीरे धीरे अचीव करने की तरफ बढ़ रहा है क्या ये? देखिए, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन ये भी सही है कि कल का जो लो है स्टॉक के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 550 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 550 का स्टॉप लॉस लगाइए। खरीदारी की राय तो तभी रहेगी जब 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, तो 590 के ऊपर खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस जरूर से 550 का लगा के चलना है। ओके, चलिए DLF ये होगी एक अप्रोच यहाँ पर। अगले हफ्ते के ट्रिगर्स जान लेते हैं। नूपुर से, नूपुर बताइए क्या क्या ट्रिगर्स हैं अगले हफ्ते? नतीजों पर नजर रहने वाली सोमवार के दिन IOC और एस्ट्रल के नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे बाजार की नजर रहेगी। 18 मई को एंकर लॉक इन भी कुछ कंपनीज का ओपन होने वाला है। क्लीन एयर इंडिया यहाँ पे 57% का एंकर लॉक इन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। फिजिक्स वाला 9%। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी एंकर लॉक इन ओपन होते हुए दिखेगा, तो इस पर भी फोकस रहेगा। 18 मई फंड जुटाने पर भी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बैठक है, तो वहाँ पर भी नजर रखें। 19 तारीख की बात करें मंगलवार के दिन, तो BEL, मैनकाइंड फार्मा, PI इंडस्ट्रीज, जाइडस, PGEL और BPCL के नतीजे आते हुए नजर आएंगे। मंगलवार के दिन इन सारी कंपनीज के नतीजे रहेंगे, तो जिस पर फोकस बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ मंगलवार के दिन Q1 जापान के जो GDP के आंकड़े वो भी आते हुए दिखेंगे, तो उस पर भी नजर रहने वाली। ये सारे के सारे नंबर्स मंगलवार के दिन आते हुए दिखेंगे। बुधवार की बात करें तो ग्रासिम, मदरसन सुमी, अपोलो हॉस्पिटल, जुबिलेंट फूड और बॉश, इनके भी नतीजे आते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पे बाजार की नजर रहेगी। US में FOMC की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, तो इसमें इन्फ्लेशन से जुड़ा जो भी आंकड़ा होगा उस पर नजर रहेगी। रिजल्ट के तौर पर 21 तारीख को ITC, गेल, औरोबिंदो फार्मा, पेज इंडस्ट्रीज, प्रेस्टीज, RVNL, LIC और नायका के नतीजे आएंगे, तो इन पर बाजार नजर रखेगा। साथ ही साथ मई के जो घरेलू सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के PMI के आंकड़े वो भी इंडिया के भी आएंगे और साथ ही साथ US के भी आने वाले, तो दोनों ही जगह फोकस बना हुआ रहेगा। फ्राइडे के दिन हिंडाल्को, नौकरी, सनफार्मा, कोलगेट, टोरेंट फार्मा और आयशा मोटर्स के भी नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो इन पर रहेगी नजर। तो रिजल्ट्स हैवी वीक रहने वाले हैं अगला हफ्ता। जी, रिजल्ट्स हैवी है। बहुत बहुत शुक्रिया नूपुर आपका पूरा आकलन करने के लिए अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। मीनवाइल मैं DLF की बात कर रहा था और मैं एक बार वोल्टास की बात भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बुरी स्थिति में जा रहा है और डे लो पर 1231 पे, और ये समझिएगा कि 29 मतलब इस सीरीज में कितना बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। 1517 से लेकर 1231 का रिट्रेसमेंट, ऑलमोस्ट 280 290 पॉइंट का रिट्रेसमेंट है यहाँ पे, रुपए का, माफ कीजिएगा। सोमिल, आपका सेंस क्या कहता है, क्या वोल्टास जहाँ पे अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं है, कंसिडरिंग सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया टेम्परेचर, ये सीजन मोर और लेस एक वॉश आउट रहा। 1230 जो कि इसका मल्टी मंथ जुलाई 2025 से अब तक का लो है, अंडर द थ्रेट, उसके वायलेशन के चांसेस लग रहे हैं आपको? एब्सोल्युटली लग रहे हैं वीरू। लास्ट मंथ में जो हाई टॉप हाई बॉटम बना के 20, 40 और 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली थी, उसके बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अराउंड 1540 के आसपास, वहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा डीप जा सकता है ये। नीचे में 1180 मुझे टारगेट्स लग रहे हैं फॉर वोल्टास इन द वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन मुझे लगता है कि उसके और भी नीचे जा सकता है। जो प्रीवियस स्विंग लोज थे दैट वुड बी 1130 1140 के आसपास,
तो ये टारगेट्स मुझे लगता है कि इस बार हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। नेगेटिव ऑन शॉर्ट टर्म एंड नेगेटिव इन द मीडियम टर्म एज वेल। ओके, एक बार दिखाइए जरा इटर्नल का शेयर प्लीज़। इटर्नल कहाँ गया इस समय? 240 पर, और 3 महीने का चार्ट रखिए इटर्नल का। 15% से ज़्यादा की गिरावट इटर्नल में आपको दिखाई देगी। अच्छा, ये आज का आ गया 3 महीने का, हाँ 15% के करीब। और इसलिए दिखा रहा था 3 महीने का क्योंकि रिसेंट लो था करीब करीब 212, अब हमें 240 पर इस समय इस पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं मानस जी इटर्नल पर? देखिए इटर्नल भी अगर आप देखें तो कल तो रिकवरी बढ़िया थी, लेकिन स्टॉक अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन नहीं कर पाया। वहां पर वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 235 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 250 का आंकड़ा ब्रेक हो तो ही खरीदारी करें। चलिए अब हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत कम समय बाकी है, अच्छा है कम समय बाकी है, मात्र 3.5 मिनट। इटर्नल आपकी स्क्रीन पे अभी इसकी व्याख्या हुई। मेटल्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही। और एक और काउंटर अगर आप देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस 2 दिन में पोस्ट नंबर्स जहां अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं है, LIC हाउसिंग फाइनेंस अपनी जो कमेंट्री थी उससे काफ़ी डेविएट कर गया, नेगेटिवली डेविएट कर गया, बोथ इन टर्म्स ऑफ लोन प्रोसीड्स और अपने जो टारगेट्स थे उनसे। तो ये डील ऊपर है, ये क्लोज हो रहा है टू निडिमा के पास। और कुछ काउंटर्स आज डिफेंस में एक बड़ा कोलैप्स है। आज कोचिन शिपयार्ड को देखिए डील ऊपर, दिन के सबसे नीचे रुपये आके ट्रेड करता हुआ। आप भारत डायनेमिक्स को देखिए, इसने भी एक रेंज ब्रीच करी आज, ये डीलों पे क्लोज हो रहा है। तो आज डिफेंस में। और BDL को देखिए, उसके बाद अगर आप देखें तो एक बार लेके आइएगा BL में भी मैं मिड सेशन में देख रहा था आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी। इट्स एट 424, ये भी अगर आप देखें निडिमा के नीचे क्लोज होता हुआ। तो आज डिफेंस में प्रॉफिट टेकिंग है। कोचिन शिपयार्ड, ये सब के सब अगर आप देखें काउंटर्स आज प्रॉफिट टेकिंग मोड में गए। HL सेकंड टॉप लूजर था। और अगर मैं क्रक्स देखूं, आई मीन ऑन द गेनर साइड, टाटा मोटर्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सोलार इंडस्ट्रीज। हाँ, नंबर्स के बाद सोलार याद रखिएगा 17,396 पे। ये ऑलमोस्ट मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा, ये अपने करियर के बेस्ट जोन में है ना। इससे पहले जून 2025 में हमने ट्रेजेक्ट्री देखी थी सोलार इंडस्ट्रीज के लिए, ये 17,400 ऑलमोस्ट वही ट्रेजेक्ट्री है। तो ये एक स्टॉक जो था वो अच्छा रहा। और बाकी USL आज एक अच्छा डिसेंट पुल बैक लेकर पोस्ट नंबर्स क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और अगर आप देखें तो अच्छे स्टॉक्स की कैटेगरी में आज परसिस्ट करता है आपका बायोकॉन। बाकी अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल अपने वो पोस्ट अर्निंग्स जो मूव थे उसको कंटिन्यू करता हुआ। ये जो भारतीय एयरटेल क्लोज है, याद रखिएगा एक बड़े लॉन्गर टर्म एवरेज को रिगेन करके क्लोज हो रहा है। ऑलमोस्ट 1902 इज 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, देखिए मार्केट में इस समय नो मैंस लैंड में क्लोज कर रहे हैं हम। 23,610 का लो था, हालांकि डे लो के काफ़ी करीबी बंद हुए हैं। लेकिन आई थिंक बैंक निफ्टी में आज जिस तरीके का सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन आया परसों कल की रैली के बाद, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। देखिए बैंक निफ्टी का हाई था 54,325 और हम 53,750 पर बंद हो रहे हैं, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। निफ्टी करीब करीब 40 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट 350 पॉइंट नीचे। आज निफ्टी IT ने काफ़ी हद तक मामला संभाला, करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर था निफ्टी IT, करीब करीब 1.25% की रैली रही यहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% नीचे था, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 2.5% नीचे था। और एडवांस डिक्लाइन खराब था आज, ऑलमोस्ट 1:2 का। 1:2 थोड़ा बेहतर, लेकिन 1085 बढ़ने वाले शेयर, 2000 गिरने वाले शेयर। अब आते हैं आज के सेक्टोरल लूजर्स पर। सेक्टोरल लूजर्स में सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा मेटल्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी। रियल्टी स्पेस में आज अच्छी खासी सेलिंग थी। PSU बैंक्स गिरे, डिफेंस गिरा, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स सभी इंडेक्स में गिरावट थी। गेनर में सबसे ऊपर IT में अच्छे मूव्स थे, करीब करीब 1.25% के। इसके अलावा FMCG, फार्मा और ऑटोज़, यहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग थी। निफ्टी लूजर्स पर आते हैं। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा हिंडाल्को, फिर टाटा स्टील, दोनों में गिरावट। इसके अलावा SBI 2% नीचे। SBI एक्स डिविडेंड था, ध्यान रखिएगा, नीचे नहीं कहा जाएगा इसे। इटर्नल, नेस्ले और रिलायंस में बड़ा ब्रेकडाउन आया, 1.5% नीचे था। निफ्टी गेनर्स पर आते हैं। निफ्टी गेनर्स में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कोल इंडिया और पावर ग्रिड। कुल मिलाकर
एक हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता रहा। शुरुआत बहुत ख़राब हुई, उसके बाद बीच में काफ़ी ख़राब हुआ, 2 दिन शानदार रिकवरी देखी, आखिरी दिन फिर मार्केट में आकर थोड़ी गिरावट आई। ओवरऑल हफ्ता ख़राब था मार्केट के लिए और गिरावट वाला था। बिल्कुल जय अनुज, गिरावट वाला हफ्ता था। और एक और बात, जून 2023 के बाद ये निफ्टी आईटी का अब तक का सबसे निचला स्तर है और रुपए ने अपना जो थोड़ा सा जो लेवल है वो और खो दिया। वी आर ऑलमोस्ट एट 96.13, याद रखिए उस ट्रैजेक्टरी तक हम गए। बाकी इन समीकरणों को, तथ्यों को, फैक्ट्स को और कुछ खबरों को सुबह सुबह मंडे के दिन एनालाइज करेंगे इसी पैनल में मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।